गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कभी कभार आपको सुबह सुबह उठने में कितनी मुश्किल पेश आती है और वो जो एनर्जी सुबह लानी होती है उसमें भी मुश्किल पेश आती है। बहुत बड़े बड़े काम कभी आसान लगते हैं ज़िंदगी में और बहुत छोटे छोटे काम ही कभी बहुत मुश्किल लगते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप हर स्टेज पे ज़िंदगी के आपकी सोच अलग होती है। जैसे कि आप छोटे होते हो, आपको लगता है सुबह स्कूल जाना है, रोज़ स्कूल जाना है, होमवर्क करना है, एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, कितनी मुश्किल है ये ज़िंदगी। जब आप बड़े होते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं, आपको लगता है ये पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा आसान थी, अब नौकरी ढूंढनी है, करियर बनाना है, तो ये कितना मुश्किल है। डॉक्टर बनना है वो मुश्किल है, इंजीनियरिंग पढ़नी है, बिज़नेस पढ़नी है, किसी बिज़नेस को शुरू करना है और एंड तक लेके जाना है। कहीं भी किसी भी मुल्क में रहते हो आप, सक्सेस पाना आसान नहीं होती, बहुत मुश्किल लगता है। मगर ये पता है आपको कि अगर आप मेडिकल की पढ़ाई कर लेंगे तो हाँ भाई, बिल्कुल के डॉक्टर तो बन ही जाएंगे, आपका फ्यूचर तो बन ही जाएगा। आपको ये पता है भाई, अच्छा आप अगर बिज़नेस पढ़ लेंगे, सीए कर लेंगे, जो कि बहुत मुश्किल से पास कर पाता है बंदा, लेकिन आपको पता है कि आपका फ्यूचर तो सेफ रहेगा भाई। अच्छी एजुकेशन, मुश्किल एजुकेशन और उस हार्डवर्क से आपको ये पता लग जाता है, ये गारंटी होती है कि आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, आपका जो करियर है उसमें आप आगे बढ़ेंगे। मगर चाहे आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हों, पायलट हों और पता नहीं क्या क्या कितने भी पैसे कमा लें, बड़ी सक्सेसफुल बिजनेस वुमन हो, एक चीज़ ऐसी होती है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती और उसको सिखाने के लिए कोई कोर्सेज भी नहीं होते। यानी कि ज़िंदगी का एक ऐसा फेज़ जिसमें आपने अपने अम्मा अब्बा का घर छोड़ के पराए घर जाना है, जिसे कहते हैं पराए घर, जिसको आपने अपना बनाना होता है। और उस पराए घर को अपना बनाने के लिए आपको काफ़ी कुर्बानियाँ, काफ़ी चीज़ें बर्दाश्त करके उस घर को अपनाना होता है। लेकिन ये हमें सही से कोई सिखाता नहीं, इसकी कोई क्लासेस, इसकी कोई बुक्स, इसकी कोई कोर्सेज़ नहीं होते, बल्कि हर कोई अपने एक्सपीरियंसेस की बुनियाद पर आपको सिखाता है। आपके अपने आपको पट्टियाँ पढ़ाना कह लें आप उनको, या फिर आपको समझदारी का सबक देना कह लें। कोई गारंटी नहीं होती कि जो चीज़ें जिसने बताई हैं वो आपके, जहाँ आप विदा होके या आप रुखसत होके जा रहे हैं, उस घर पर पूरी फिट बैठती हैं या नहीं। अम्मा अब्बा के सामने एक्सपेरिमेंट्स हम जो भी कर लें, अच्छा बुरा, आपका ब्लड होते हैं, आपके बहन भाई, आपके माँ बाप आपको माफ़ कर देते हैं, लेकिन अगर आप उस घर जाके एक्सपेरिमेंट्स करना शुरू करते हैं तो कभी कभार वो आपको बड़े भारी पड़ जाते हैं। ये तमीज़ और ये तहज़ीब आपको सिखाने के लिए आज हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। एक तो वो हैं जो अपनी एक्सपीरियंस की बुनियाद पर आपको थोड़ा बहुत कान में बात डालेंगी। बड़ा अच्छा रहता है कोई अगर आपका ब्लड रिलेशन ना हो और वो आपको ये तहज़ीब और तमीज़ सिखाए तो आप ना ज़िंदगी की हकीकत को जान पाते हैं। लेकिन अगर आपका जो ब्लड रिलेटिव है और वो आपको कुछ बताएगा तो वो तो आपको ज़ाहिर मोहब्बत में, प्यार में शायद दुनिया की असली शक्ल नहीं दिखाएगा। लेकिन यहाँ हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको गाइडलाइंस दें ताकि आप दुनिया की असल शक्ल देख सकें और आपको किस तरह उसमें बेयर करना है, उस समंदर में कैसे तैरना है, थोड़ी सी टिप्स आपको देंगे हम अपने शो पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। जैसे मैंने आपको कहा, ये टिप्स को ही अपना दे, उससे बेहतर है कि आप किसी पराई की बात सुन ले, क्योंकि कभी कभार अपने आप को सही मशवरे भी नहीं दे पाते। शायद प्यार, शायद मोहब्बत में, या फिर उनके अपने अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, लेकिन जिन्होंने दुनिया देखी है और जो एक्सपर्टीज़ उनकी, जिनकी लाइक ज़ाहिर है बढ़कर होती हैं और लोगों से, सो वो आपको गाइडलाइन सही दे सकते हैं। आज हमारे इस शो का जो टॉपिक है उस पर फिट बैठने वाले हमारे दो एक्सपर्ट्स इस तरह कि एक अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस के हिसाब से जो खुद भी बहू रह चुकी हैं और ऑब्वियसली अब सास भी हैं, वो उन सब सारी चीज़ों को देखते हुए हमें गाइडलाइंस देंगी, और दूसरी ज़ाहिर है वो एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में एज ए प्रोफेशनल। सो आइए वेलकम करते हैं सीमी पाशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? निदा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके साथ एक्सपर्टी को कहते ना फुलफिल करने के लिए हमारे साथ हैं शुमाइला शहबाज, जो कि एटिकेट एंड ग्रूमिंग कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक।
ये एक अलग किस्म का टॉपिक है जिसमें आप दोनों को मदऊ किया गया है और बहुत सारी साइंटिफिक चीज़ें और बाकी चीज़ों के लिए तो कोर्सेज होते हैं, लेकिन बाकी इस चीज़ के लिए जो कि ज़िंदगी की बेसिक है इसके कोई कोर्सेज नहीं होते। इसके कोर्सेज तो वाकई नहीं होते, लेकिन यह है कि मैंने ट्राई किया था कि इसका एक छोटा प्री वेडिंग कोर्स होना चाहिए। हाँ। कि जैसे हमारी जितनी भी यहाँ पे स्पेशली पाकिस्तान में माएँ इतनी बिजी होती हैं कुछ, और या कुछ इतनी शाये होती हैं कि वो अपनी बेटियों को वो जो बेसिक चीज़ें हैं वो भी नहीं बता पाती हैं, या शायद वाकई शर्माती हैं कि हम क्या बेटियों को बताएं, और उनकी बेटियों की रुखसती हो जाती है और जब वो अगले घर जाती हैं तो वो बिल्कुल वहाँ नायब इस तरह बैठ जाती हैं कि आप कौन कोई हमें गाइड करे या हम किस तरीके से बात करें या क्या चीज़ किससे मांगें। तो बड़ा वो थोड़ा सा वो हेजिटेशन जो होती है ना, उसको ख़त्म करने के लिए, उनको इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए कि जब आप किसी के घर में जाएं तो आप किसी के घर में तो नहीं, अपने घर में, लेकिन उसकी शुरुआत कैसे करें। अच्छा, जैसे लाइक मेरी शादी भी बहुत यंग एज में हुई थी और वाकई में उस वक्त नाइव थी, जबकि पढ़ी लिखी थी, जबकि प्रोफेशनल थी, काम करती थी दुनिया में, सब पता था किधर क्या करना है, लेकिन उधर क्या करना है वो नहीं अम्मा ने बताया था। अम्मा भी वर्किंग थी तो वो उनको लगा कि अच्छा जी पढ़ा लिखा दिया बच्ची को तो और क्या करना, फिर तो खुद ही सीख जाएगी। अम्मा शायद ये, मैं पहली बच्ची थी तो अम्मा शायद ये नहीं सोचती हैं कि उस वक्त उस एज में छोटी सी बात भी ना बहुत बड़ी लगती है। अब इस एज में मैं सोचती हूँ तो मैं हंसती हूँ कि अरे ये तो बहुत छोटी सी बात थी जो मुझे इतनी बड़ी लगी या मुझे बतंगड़ बना लिया। तो फिर लड़कियाँ डिस्टर्ब हो जाती हैं। आई डोंट नो, अम्मी को ये अंदाज़ा बाद में हुआ शायद जब दूसरी बहनों की शादी हुई, उनकी भी पहला एक्सपीरियंस था कि पहली बेटी की शादी कर रही हैं। सो उस वक्त मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि थोड़ा बहुत लड़कियों को समझ होनी चाहिए और कुछ घरों की बच्चियों को होती भी है। आप क्या कहती हैं? पहले की जो माएँ होती थी या पेरेंट्स होते थे वो इतना समझाते नहीं थे। क्यों नहीं समझाते थे ये आज तक मुझे नहीं मालूम। हमने बहुत सारी चीज़ें शादी के बाद सीखी। एग्जैक्टली। और ख़ुद ही सीखी। क्योंकि जब हम ससुराल गए तो हमने ससुराल का पूरा सेटअप देखा पहले, उसके बाद उसमें ढलने की कोशिश की आहिस्ता आहिस्ता। कुछ मिसहैप्स भी हुए, कुछ गलतियां भी हुई, उसी से हमने सीखा भी। लेकिन ये चीज़ें जो अब एक्सपर्ट आई हैं, मैं तो बहुत खुश हुई हूँ इनसे मिलकर कि अब ये लड़कियों को अगर ग्रूम भी करें, इनको सिखाएं कि कैसे आपको कंडक्ट करना है ससुराल जाके, या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको स्टेज पे कैसे कंडक्ट करना है, आपको मेहंदी की रस्म में कैसे कंडक्ट करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अब हो रही हैं और मुझे बहुत अच्छी लग रही है। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। हमने खुद ही जो करना था वो खुद ही किया। और ख़ुद से करने में हम कामयाब भी हुए कुछ हद तक। और लेकिन ये होना चाहिए था, हमारे ज़माने में मिस करते हैं हम इन चीज़ों को। चाहे हम इस बात को माने या नहीं माने, ज़माना आगे बढ़ गया है, लेकिन वो जो एक पुराना कॉन्सेप्ट था ना कि रिश्ता देखने के लिए लड़की के घर जाया जाता था, वो बदला नहीं है। अभी भी कहीं बहुत सारे घरानों में, बहुत सारी क्लासेस में, अरेंज मैरिजेस में लड़की को उसके घर पे देखने जाते हैं, या किसी महफिल में देख लिया तो कहते हैं कि हम आपके घर आना चाहते हैं। जब वो घर आते हैं तो उस वक्त पहली दफ़ा, चाहे वो लड़की कितनी भी कॉन्फिडेंट हो, उसको खुद को समझ नहीं आ रहा होता कि वो कैसे आए उनके सामने। ठीक है ना? बहुत सारी लड़कियां जो हैं वो तो समझ जाएंगी, वो कहेंगी हम फेक नहीं बनेंगे, हम जैसे हैं वैसे ही होंगे। मगर ये मुश्किल चीज़ है, क्योंकि आपको ये पता है कि आपको कोई देखने आ रहा है, ऑटोमेटिकली कुछ होता है और आप जो होते हैं वो आप नहीं रह पाते उनके सामने। या तो आप बहुत चुप हो जाते हैं या आप बहुत बोलने लगते हैं, दोनों चीज़ें होती हैं। सो अब सबसे पहला सवाल आपसे ये है, और आपसे भी मैं पूछूंगी, आप अपने एक्सपीरियंस से बताएंगी कि जब लड़की को पहली दफ़ा उसके घर देखने कोई भी आ रहा है, या उसको ये पता है कि ये मेरे ऊपर सारा फोकस, सारा तोपों का रुख मेरे ऊपर होगा, सो उस वक्त क्या करे, वो किस तरह बिहेव करे, क्या करे, नहीं समझ आता उसको। बिल्कुल सही कह रही हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आजकल माशाल्लाह लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, वो ये चाहती भी नहीं है कि वो बिल्कुल उनको शो पीस की तरह सबके सामने। तो मैं वही कह रही हूँ ना कि ना बहुत मयाना रवि किस तरह वो लेकर आए, ना बहुत थल्ले लग जाए, ना बहुत ही हा हा हुई एकदम ही ना, मतलब एग्जैक्टली। मैं हमेशा ये कहती हूँ फैमिलीज़ को, उनके पेरेंट्स को स्पेशली, कि जब अगर कोई आपकी बेटी को देखने आ रहा है, खुदारा पहले सबसे पहले आप उनको ये नहीं कि आप वो ट्रे पकड़ के जा रही हैं या वो ट्रॉली लेके जा रही हैं, उनको इस तरह नहीं करें। घर में अगर कोई और बच्ची है या कोई और आपकी हेल्प है, आप उनसे ये सब काम करवाएं, बच्ची को आप बुलवाएं। और वही जैसे आपने भी कहा ना, वो हा हा हू बहुत हो जाता है या बिल्कुल शाय हो जाती हैं। हमारी बच्चियों को
ये समझाना चाहिए, इतना कॉन्फिडेंस देना चाहिए कि बेटा ये ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आपकी शादी हो, सबसे पहली बात। सही है। तो आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप आराम से जाएं। और जैसे हम दूसरे लोगों को बाहर मिलते हैं, जैसे कोई से भी आते हैं, आप कहीं बाजार यानी कि आप कह रही कि अम्मा को पहले बच्ची को रिलैक्स करना पड़े। रिलैक्स करें कि ये ज़रूरी नहीं बच्चे कि आपकी वहाँ शादी हो रही है। हाँ। आप सिर्फ मिलें कि वो कैसे लोग हैं, आप उनके पास बैठेंगे, आप उनके साथ जैसे हेलो हाय ग्रीटिंग्स करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, और आप देखें उनसे बात थोड़ी बहुत करके कि वो कहाँ तक उनका जो है मेंटल लेवल कहाँ तक है, ताकि आपको भी आइडिया हो। ये नहीं कि आप किसी और तरीके के हैं और आप वो लोग और तरीके के हैं, हो सकता है आपको उस वक्त समझ में ना आए। बिल्कुल। अगर आप शाय रहेंगे, आप उनसे बात नहीं करेंगे, तो आपको तब भी समझ में नहीं आएगी। आप अगर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो के बात करेंगे तो वो समझेंगे कि ये तो हम तो पसंद आ जा रही है, हाँ एग्जैक्टली। तो पहले आप आराम से बैठ के बात करें, बहुत पोइज्ड, अपनी कॉन्फिडेंस के साथ बात करें, कोई मसला नहीं है। अगर तो आपको वो अच्छे लगते हैं तो इट्स ओके, आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं बाद में कि फ़ाइन। बल्कि उनका बैठने का, उनके वो चाय पीने का अंदाज भी उनको पता चले। और अगर इफ़ यू कैन नॉट कुक, आप नहीं आता, आप यानी लड़की को सिर्फ अपने आप को नहीं दिखाना, उनको भी ऑब्जर्व करना है कि जिस घर उसने जाना है वो लोग कैसे हैं, कि उनको जज करें, उनको ऑब्जर्व करें। वो खाली आपको देखने नहीं आए, उन्होंने आपके साथ नहीं रिश्ता खाली बनाना, आपने भी उनके साथ रिश्ता बनाना है। अगर तो आपको वो लगता है कि हाँ इट्स ए नाइस फैमिली, आप उनके साथ गेट अलॉन्ग कर सकते हैं, तो फिर आप अपने पेरेंट्स को कह सकते हैं कि ओके हम एक दो दफ़ा और मिल लें या गो अहेड। और अगर आपका नहीं दिल चाह रहा तो आप आराम से उनसे कह दें, आई एम सॉरी मुझे समझ नहीं आ रही। उसके बावजूद पेरेंट्स कई दफ़ा आपको फोर्स करते हैं, देन उनसे कहें अच्छा एक दो दफ़ा और मिल लेते हैं। और आपका बिल्कुल दिल नहीं चाहता तो मेरे ख्याल में लड़कियों के लिए बहुत ज़रूरी है कि कहें सॉरी नहीं। क्योंकि देखिए मैंने जो यहाँ देखा है आजकल, आपको पता है हमारा डाइवोर्स रेट भी बहुत ज़्यादा हो गया। तो इट्स बेटर कि आप पहले से ही उनको जज करें, पहले से देख के फिर शादी करें, ये नहीं कि अफरा तफरी में करें। शुमाइला बिल्कुल ठीक कह रही हैं। पहले तो मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि लड़की ट्रे लेकर आए। मैं ये चाहती हूँ कि पार्टीज़ में, वेडिंग्स में, सब गेट टुगेदर्स में लोग एक दूसरे को पसंद कर लें, तो वो एक कॉन्फिडेंस लेवल ऑटोमेटिकली लड़की में आ जाता है। बिल्कुल। अगर ऐसा केस है कि उसको ट्रे लेकर आनी है तो ट्रे लेकर बिल्कुल ना आए। मैं सेकंड करूंगी शुमाइला को। और प्लस ये कि उसके दिमाग में आप ये डालें बच्ची के कि आपने बेटा ऑब्जर्व करना है लोगों को, तो उसका फोकस जो है वो अपने आप से हट जाएगा। वो डरी हुई सहमी भी नहीं रहेगी, उसमें थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस ये आएगा कि मुझे भी तो जज करना है ना, सिर्फ मुझे जज करने नहीं आए लोग, मैंने भी जज करना है। तो उसमें वो जो कॉन्फिडेंस लेवल आएगा, उससे उसकी बॉडी लैंग्वेज भी चेंज होगी, उसमें वो डर खौफ भी ख़त्म होगा, और वो उसमें लग जाएगी कि ये अम्मा कैसी हैं, अब्बा कैसे हैं, या लड़का आया है तो उसको देखने में लग जाएगी। तो वो चीज़ें बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगी, जो कि आजकल हमारी लड़कियों में तो नहीं है, लेकिन पहले की लड़कियों में बहुत ज़्यादा था जी, डर खौफ। और ट्रे आ रही है तो हाथ कांप रहे हैं, लड़का ही नहीं देखा, लड़का आया देख के चला गया, फैमिली आई, कुछ होश ही नहीं कि चले गए तो हैं, अच्छा मतलब हो गया, क्या हो गया। अच्छा, सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़, रिश्ता तय होने के बाद बहुत सारे घराने ऐसे होते हैं जो कहते हैं नहीं अब तो मिलना ही नहीं है, अब तो ना ससुराल जाना है, मतलब लड़के से तो दूर दूर तक। बहुत सारे घराने ऐसे हैं, आई डोंट नो कि क्यों वो ऐसे करते हैं, लेकिन बिल्कुल मिलना जुलना ख़त्म। मगर फिर भी एक म्याना रवि रखनी चाहिए, ये भी नहीं कि रोज़ ही आप चक्कर लगा रहे हैं, कभी लड़का इधर है कभी लड़की उधर है। सो वो अजीब ही से एक गेम हो जाता है कि शादी से पहले लगता है कि हाँ भाई वो हो गई शादी। कितना लिमिट करें आने जाने को, मतलब कितनी फरावानी से आए जाएं रिश्ता तय होने के बाद? रिश्ता तय होने के बाद मेरा ख्याल कितना है मेल मिलाप, कितने फ़ोन कॉल्स ससुराल के साथ कितनी रखें? ये देखिए, एक ना उसमें थोड़ी सी लिमिट होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप तो मैं हमेशा ये भी कहती हूँ हमारे जितने रिलेशंस हैं उसमें एक डिस्टेंस रहे तो हमेशा रिस्पेक्ट रहती है। आप अगर अपनी इवन आप अपने सिबलिंग्स के साथ, बहन भाइयों के साथ भी आप इस तरह रखें कि आप बहुत अच्छे मजाक भी करते हैं, लेकिन आपको पता है वो जो एक थोड़ी सी लिमिट क्रॉस हो जाती है तो आप उनसे भी नाराज हो जाते हैं। आपको ये भी पता होता है ना आपके बहन भाई किस नेचर के हैं, इसके साथ मैं कितनी लिमिट क्रॉस कर सकता हूँ या इसके साथ मैं कितनी लिमिट क्रॉस कर सकती हूँ। एग्जैक्टली। तो जब बहन भाइयों के साथ ये हो जाता है, आप लोग पता होने के बावजूद, तो उसका मतलब यह है कि वो तो बिल्कुल अनजान लोग हैं, तो एक थोड़ा सा डिस्टेंस बहुत ज़रूरी है।
जो फैमिलीज़ हैं उनमें भी, और लड़का लड़की को मिलना भी ज़रूरी है। अगर वो मिलेंगे नहीं तो उनको एक दूसरे के पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि कंफर्ट लेवल आपका तभी बढ़ता है जब आपको पता हो कि उसको क्या पसंद है। बहुत जो बेसिक चीज़ें हैं, बहुत डेप्थ में जाना भी नहीं चाहिए। डेप्थ में जाने का मतलब ये होता है कि आपकी लड़ाइयाँ झगड़े, आपके जो होता है ना ओपिनियन, वो आपको एक दूसरे को लगता है कि नहीं ये मुझे इस तरह डोमिनेट कर रहा है, और वो टाइम ऐसा होता है कि अगर आप डोमिनेट नहीं भी करना चाहते तो हो जाता है। आप चाहते हैं कि ये मैं पहले से इसको ये बता दूं, मैं इसको डोमिनेट कर लूं ताकि मैं इसको डरा के रखूं ताकि वो आए तो फिर मुझे कुछ कहे नहीं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आप ऐसी चीज़ें करें, बेसिक बातें आपस में जो रिलेशनशिप होती है अच्छे तरीके से उसको कि अच्छा ये आपकी जो नॉर्मल बेसिक बातें हैं, ये आपकी बातें हैं, ये मेरी बात है। उस वक्त तो आप एक दूसरे को अच्छा अच्छा दिखा रहे होते हैं लेकिन नहीं, ये ज़रूरी है और बहुत ज़्यादा डेप्थ में ना जाएं, लेकिन इतना पता होना चाहिए कि आपकी जो नेचर है वो कैसी है। हाँ, एक दूसरे की नेचर को, एक दूसरे को, अब देखें हम लोगों को ना बचपन में कहा जाता था कि अगर किसी को आपने पहचानना है तो आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, उसका रवैया देखें कि वेटर्स के साथ कैसा है। अगर वो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से पेश आ रहा है, इसका मतलब है कि वो नेचर वाइज बहुत अच्छा बन रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें ये देखनी होती हैं कि अगर वो बहुत ज़्यादा अच्छा डाउन टू अर्थ और लोगों के साथ जो अनप्रिविलेज्ड लोग हैं उनके साथ अच्छा है, तो आई थिंक गो अहेड हो जाना चाहिए, कर देना चाहिए कि ही इज़ फाइन। बस इतना रखें, और उसके बाद बहुत लंबी भी मंगनियाँ और वो नहीं चलाना चाहिए। जितना लंबा होता है उतने ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। आप क्या कहते हैं? जितनी ज़्यादा बातें होती हैं उतनी डेप्थ में जाते हैं, जितनी डेप्थ में जाते हैं उतने फिर झगड़े बढ़ते हैं। फिर उससे ये होता है कि जो एंगेजमेंट हुई हुई होती है वो टूट जाती है, या फिर निकाह हुआ हुआ होता है वो टूट जाता है। सही बात है। बेहतर यही है कि आप फ़ोन पर बात करें कभी कभार, और फैमिली के साथ मिलें। उससे क्या होता है कि फैमिली का भी बिहेवियर आपको समझ में आता है साथ मिलने में। लड़का लड़की की ये शादी नहीं होती है, ये दो ख़ानदानों की शादी होती है। तो अगर मंगनी के बाद और निकाह के बाद फैमिलीज़ आपस में मिलें और लड़का लड़की साथ बैठ के बातें कर लें, तो मैं समझती हूँ ये यहाँ तक बेहतर है। अगर अकेले जाना है, घूमना है, फिरना है, वो फिर ज़्यादा हो जाता है। वो नहीं होना चाहिए। वो थोड़ा वो शादी के बाद वो गोल्डन पीरियड वहीं तक रहना, चार्म खत्म हो जाता है। चार्म, एग्जैक्टली, जो सही वर्ड इसका ये कि चार्म जो एक गोल्डन पीरियड शादी के बाद का होता है वो खत्म हो जाता है। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है और वो वाली चीज़ है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये कि अब बहुत सारी बच्चियों को, जो मैं जहेज़ की बात नहीं कर रही, बहुत नॉर्मल सामान जो एक लड़की की ज़रूरत का सामान होता है वो उसको नहीं अंदाज़ा कि मुझे अपनी क्या क्या चीज़ लेके जानी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जो उसके पुराने कपड़े होते हैं बने हुए, वो तो बहनों को बांट देती है। मतलब मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ कि वो उसकी लिस्ट में क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए जो उसको हेल्प कर सके आगे। मुझे सबसे पहले वो चीज़ें तो हैं जो उसको जो उसकी चीज़ें हैं अगर वो लाना चाहती है, लेकिन जब एक लड़की की शादी होती है और वो दूसरे घर जाती है, जैसे मैं गई थी तो आई वॉज वेयरिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल खैर माई हस्बैंड डिडंट गेट एनी वो जहेज़, उन्होंने इनकार कर दिया। अब उसका क्या हुआ कि मैं थोड़ी सी और ज़्यादा शाय हो गई। उसके बाद कोई साथ में मेरी चीज़ भी नहीं है। अब जब वहाँ पहुँच के बैठते हैं आपको इतनी चीज़ें फ़ौरन चाहिए होती हैं, अब आप किससे मांगेंगे? अगर किसी की शादी होती है वो जाके बैठ जाए, अब मैं उसको अगर तो हेडेक हो रही है, देखिए कितना लंबा प्रोसेस होता है शादी का। अब सर में दर्द है तो वो बैठी हुई है कि अब मैं किससे कहूँ कि मुझे, और फिर शर्म भी आती किसी से बोलते हुए, अभी आई है और अभी दवाइयाँ मांगना शुरू कर दी, लेकिन उस वक्त आप सेटल नहीं होते तो आपका पेट भी खराब हो जाता है, आपके सर में भी दर्द हो जाता है। और मैं हमेशा, मैंने जितने भी मशवरे दिए, मैं कहती हूँ एक हैंड कैरी अपने साथ रखें, उसमें डिफरेंट पाउचेस रखें अपने, जिसमें बेसिक आपकी नीड्स जो हैं, जैसे आप अब जूते पहनते हैं इतने हील्स वाले, सब कुछ बैंडेड होनी चाहिए आपके पास, आपके पास सेफ्टी पिन्स होनी चाहिए, कई दफ़ा नेक लाइंस, क्योंकि आप नए कपड़े पहनते हैं, ट्राई कर रहे होते हैं आप। अच्छा, ये बातें हमने कभी सोची नहीं है ना। और आप सेफ्टी पिन से अपनी नेक लाइन को वहाँ से ही कर सकते हैं। कई दफ़ा होता है कि आपका कोई लड़ाइयाँ इस बात पे हो जाती हैं, आपकी नई नई शादी हुई हुई है, आप दुबले पतले से हैं, आपने वो जो बरी और उसमें आए हुए जोड़े पहने, आपके गले बड़े, तो मियाँ सबसे पहले तो झगड़े इसी पे होते हैं। एग्जैक्टली, वो डांटना शुरू कर देते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, सेफ्टी पिन रखें, एक सोइंग किट जो होती है जिसमें बहुत सारी नीडल्स होती हैं डिफरेंट कलर के धागों के साथ, कहीं कुछ हो जाता है, कोई बटन या कोई, आप फ़ौरन उसको कर सकते हैं। मैं हर जगह वो कैरी करके लेके जाती हूँ। फिर आपके पास सबसे पहले एक लाइडोकेन स्प्रे है जो यूजुअली डॉक्टर्स यूज़ करते हैं जब आपको ये स्पोर्ट्समैन वगैरह उनको जो इंजरीज हो जाती हैं।
तो मॉडल्स जितनी भी हैं जो पूरी पूरी रात अपना काम करती हैं, वो हमेशा वो स्प्रे करके जूते पहनती हैं। मेरे ख्याल में हमारी ब्राइड्स को भी वो स्प्रे करके जूते पहनते हैं, क्योंकि शादी के अंदर कितना चलना फिरना, वीडियो बनाना, आप सोच भी नहीं सकते हैं। जब जब पड़ती है तो पता चलता है, थकन सीधे बैठे रहना स्टेज पे, जिसको कमर मतलब टिका के लगाने की आदत है ना सोफे का, मतलब हम तो जब मुझे तो बिठा लो कितनी भी देर, लेकिन वो दुल्हनों को पूरा भारी जोड़ा पहन के सीधा बैठना। फिर नई नई शादी हुई है, ऑब्वियसली आपको वो एनर्जी चाहिए, खाना आपसे खाया नहीं जा रहा है। अब यही इसमें खाने की भी बात है। इस पे अब हम ब्रेक के बाद जो है ना इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, और आप भी मुझे अपना एक्सपीरियंस बताएंगी, पतली दुबली लड़की जब दुल्हन बनती है फिर उसको क्या क्या चीज़ें बेयर करनी पड़ती है। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो शायद हमारे दिमाग में भी नहीं होता कि ये चीज़ हमें चाहिए होगी, ये चीज़ हमें सीखनी होगी, समझनी होगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसकी वजह से लड़कियों को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी हैं, और इन छोटी छोटी बातों से बहुत बड़ी चीज़ बन जाती है। आज हम वो डिस्कस कर रहे हैं अपने शो पे कि हमें उसको कैसे टैकल करना चाहिए, या फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन को किस तरह अपना इम्प्रेशन कैसे अच्छा जमाना चाहिए। तो हम लास्ट जो हम बात छोड़ के गए थे वो ये गए थे कि लड़की को अपने उस सूटकेस में क्या क्या ले जाना चाहिए। तो उस पर फिर पेन किलर्स ज़रूरी है, ठीक है, पेन किलर्स रखें। फिर मैंने जैसे बैंडेड बताई, सेफ्टी पिन्स बताई, परफ्यूम हमेशा, और एक डिओड्रेंट ज़रूर होना चाहिए उसमें, क्योंकि आप जब बैठते हैं आपको स्वेटिंग भी होती है। तो और आपकी वो पहला ज़माना होता है ना ससुराल में, तो खुशबुएं आनी चाहिए, फर्स्ट इम्प्रेशन। बिल्कुल सही। और फिर उसके साथ आपने क्या करना है कि हेयर एक्सेसरीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब बाल हर वक्त आपके बनते हैं तो आपको कॉम वगैरह जो आपकी दूसरी वाली होती है, आपको वो उलझने पड़ जाती हैं उसको करने के लिए। आपके जो हेयर बैंड्स हैं वो होने चाहिए कि कभी आपको बाल बांधने पड़ जाएं। उसके बाद आपका जो स्नैक है, छोटे छोटे से स्नैक्स रखें। कई दफ़ा आप खाना, आपको भूख लग रही है, आप मांग नहीं सकते, शर्म आ रही होती है ना, अभी नई दुल्हन है, आप कैसे मांगे। अब मैं हमेशा कहती हूँ जो पैक हुए होते हैं स्नैक्स, जैसे आप कोई छोटा सा केक का वो होता है वो रख लें, जो फुली पैक्ड है, आपने खोला और जल्दी से खा लिया, एनर्जी भी आ गई। एक आध एनर्जी ड्रिंक्स, बहुत ज़्यादा तो नहीं होनी चाहिए, एक आध एनर्जी ड्रिंक आपके पास होनी चाहिए। जो दूसरे वैसे स्नैक्स हैं, विटामिन्स आप अपने पास रखें, वो भी ज़रूरी है। फिर और आपका मेकअप, अब लड़की इतनी हर वक्त तैयार, मेहंदी पे, शादी पे, वलीमे पे, सब, लेकिन जब सुबह उठ के आती है तो उसको पता नहीं चलता, वो वैसे ही उठ के आ रही है, वो वैसी शक्ल हो रही है। मेकअप आता भी नहीं है ना करना, बेसिक सीखे ना थोड़ा। मेकअप अगर नहीं भी आता तो आपने क्या करना है कि आप फाउंडेशन की ज़रूरत नहीं है, एक बीबी क्रीम ज़रूर पास रखें, क्योंकि वो मॉइस्चराइज करके अपना फेस, सनस्क्रीन आपका होना चाहिए। बीबी क्रीम और एक इल्यूमिनेटर आता है, लिक्विड इल्यूमिनेटर, आप अगर उसके 2 छोटे छोटे से पफ बेबी क्रीम में लगा के लगाएं तो वो एकदम से ग्लो आता है आपके फेस पे। आप अपनी स्किन के हिसाब से, क्योंकि आपकी नींदें भी नहीं पूरी होती हैं सारे फेस्टिवल्स की वजह से, हालांकि वो एक फ्रेशनेस एक अलग ही होती है ब्राइड की, बिल्कुल। मगर फिर भी। तो अगर मैं आपसे पूछूं, आपकी जब शादी हुई थी, दुबली पतली सी आप थी उस वक्त, तो वो होता ना जान भी नहीं होती कभी। नहीं, ये कुछ भी नहीं था मेरे पास जो ये अभी बता रही है, इसमें से एक भी चीज़ नहीं थी, अवेयरनेस ही नहीं थी इस बात की कि ये होना चाहिए। और आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि शादी के बाद आप लोगों को ये फील होता है, ससुराल वालों को स्पेशली, कि आपके पास क्या है क्या नहीं है, आपकी पर्सनल चीज़ें, तो वो आप किसी से मांग भी नहीं सकते, आपको शर्म आती है मांगते हुए। तो अब मैं यही कह रही हूँ, आप इतनी एक्सपर्ट हैं माशाल्लाह, इतनी माइनर डिटेल्स बता रही हैं सबको कि मुझे अब बोलने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है, बिकॉज ये सब लड़कियों को अब आना चाहिए। और आपके इस प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस भी आएगी ऑब्वियसली सबको, कि छोटी छोटी चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। बट हमारे ज़माने में ऐसा मैंने नहीं देखा, होता होगा मे बी, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ। और मेकअप का जो मैंने आपको जो इल्यूमिनेटर का मैंने बताया है वो, और लिपस्टिक एक आपके पास बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपने आप को हमेशा तैयार रखना चाहिए, ताकि जो भी आए नई दुल्हन को देखे तो उसको लगे कि शी इज़ ग्लोइंग और स्माइल। आजकल तो लड़कियों को बहुत अवेयरनेस है, वो टिंट्स वगैरह होती हैं, कुछ और मेकअप करने की ज़रूरत नहीं, डार्क सर्कल्स आपने कंसील किया, अगर आपकी स्किन अच्छी है,
अगर आप यंग हैं तो वैसे ही स्किन इतनी प्यारी आप लोगों ज़ाहिर है बच्चियों की होती है, उस वक्त वो अपनी एक एज का ही ग्लो होता है। तो वो लड़कियां आजकल टिंट्स लगाती हैं, जो ड्रामों में भी आप देखेंगे, थोड़ी आईब्रोज बना ली और टिंट लगा ली, तो बहुत, जब आप घर में घूम रहे हैं तो ओवर मेकअप करके तो घूम भी नहीं सकते, तो थोड़ा बहुत एक फ्रेशनेस का एहसास के नो मेकअप लुक वाली फील आए, नाश्ते पे बैठ रहे हैं सबके सामने। और आई डोंट नो लड़कियां पता नहीं क्यों नहीं पहनती वो चूड़ियाँ वूड़ियाँ, उसकी खनखनाहट, सारी ज़िंदगी नहीं पहननी सोने की चूड़ियाँ, लेकिन उस वक्त जो चूड़ियाँ वूड़ियाँ हैं और अगर घर में हैं आप तो उसकी खनखनाहट एक वो अच्छी लगती है, बहुत ज़रूरी है पहनना, है ना? तैयार होना। फिर आप कब तैयार होंगे? हाँ, और क्या, सारी जिंदगी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, जूड़े बंधे हुए, वो यही आपकी इंजॉय करने वाले दिन है। तो इसको नहीं कहें हम तो नहीं होंगे भाई, हम तो नहीं कर सकते, जेवर नहीं बना के दें अम्मा, हमने चूड़ियाँ नहीं पहननी, हम क्या करेंगे। नहीं, ये ट्रेडिशंस को कायम रखना चाहिए, अच्छा लगता है, बात है, हाँ, होना चाहिए। कि बहुत सारी बच्चियाँ कहती हैं और हम नहीं कर सकते, हम नहीं, अभी से मतलब मुझे काफ़ी डिस्कस करती हैं, हम कैसे करेंगे, हमें तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, हमें तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। कभी कभार इंसान को कहते हैं ना जग भाता पहनना पड़ता है। हाँ बिल्कुल, सो खाओ मन भाता और पहनो जग भाता। अच्छा, एक और चीज़ देखिए, बहुत सारी बच्चियों को ये अवेयरनेस नहीं होती, उनकी ऊपर फोकस है। आप आम शादी में मेहमान बन के जाते तो आप पे इतना फोकस नहीं होता, लेकिन जब आप दुल्हन बनते हैं सारा फोकस आपकी तरफ है। माइयों में मैंने देखा है बच्चियाँ घूंघट होगा तो यूं होंगी, बस पूरी तस्वीरों में यूं आई होंगी। सही बात है। सो आप बच्चियों को नहीं पता कि आप स्टेज पे बैठे में पूरा जितना भी मेहमान आया है वो सिर्फ आपको देख रहा है, आप कैसे प्रेजेंटेबल हों, कैसे बैठे, माइयों की कैसी दुल्हन बने, मेहंदी की कैसी हो, शादी पे आपने इतना भारी दुपट्टा, इतना जोड़ा भारी पहना है, एज मॉडल प्लीज आप जरा ये इस बात पर रोशनी डालें। में हूँ कि माइयों बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए दुल्हन, अच्छा, विद नो मेकअप, ओके, ठीक है, और पॉस्चर उसका प्रॉपर होना चाहिए, हाँ, कोई झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, ज़रूरत क्या है झुकने की, हाँ, पहली बात, और बिल्कुल सिंपल होना चाहिए, हाँ, और मेहंदी में थोड़ा लाइट सा मेकअप, लाइट से गजरे और फूल वगैरह, नो ज्वेलरी, ओके, वो होना चाहिए। हाँ। फिर ब्राइड जब निकल कर आती है, जब आप माइयों और मेहंदी में सिंपल रहते हैं, वरना फिर आप कंपैरिजन करेंगे तो मेहंदी सब एक जैसी लगती है। मेहंदी में इतना ओवर कर रही हैं ब्राइड्स, वो मेरे ख्याल में नहीं करना चाहिए, फिर वो ग्लो नहीं आता ब्राइड्स में। तो आप मेहंदी में बिल्कुल सिंपल रखें, माइयों में उससे ज़्यादा सिंपल रखें, और पोस्चर्स आपके नॉर्मल होने चाहिए, झुके हुए क्यों होने चाहिए। दुपट्टा आपका सर पे होना चाहिए, बहुत अच्छा लगता है, जैसे टीका झूमर अच्छा लगता है ब्राइड्स पे, ऐसे ही दुपट्टा माइयों में और मेहंदी में अच्छा लगता है। साइड पे डालने की जरूरत नहीं है, ये ट्रेडिशंस है हमारी, जो साइड पे डालते हैं तो वो मेहमानों के साथ ही मर्ज हो जाती है। इसको खत्म नहीं करें, इसको आपको बरकरार रखना है, यही ब्यूटी है शादी की। एग्जैक्टली। तो माइयों का जो है, मैं डिफरेंट अगर मैं बताऊँ, माइयों, मेहंदी और फिर शादी। माइयों में जब लड़कियां झुकी हुई, उनको झुकने की ज़रूरत ही नहीं है। सबसे पहले बिल्कुल सही बात कह रही हैं कि मेकअप नहीं, लेकिन नो मेकअप लुक का मेकअप होना चाहिए, क्योंकि हल्का सा जो ग्लो आता है ना, फिर वही तस्वीरें आती हैं सारी। और हमारे कुछ ऐसे ट्रेडिशन है हमारे पाकिस्तान में जिसमें माइयों में वो बीडियाँ बनाते हैं सारी। तो मैं हमेशा ये कहूँगी कि आगे से लड़कियों को बाल इतने इतने सेट रखने चाहिए, ताकि वो एकदम से वो सर झाड़ मुँह फाड़ हो जाता है। जैसे ही आप दुपट्टा उतारें, वो लोग उनके बालों को वो बना रहे होते हैं। येलो जो है फ्लावर्स का, वो जेवर पहने ताकि वो अच्छा लगे, और वो उस वक्त पहनाती हैं वो, जो हमारे वहाँ पे रस्में है ना, कि रस्में 7 सुहागने जो हैं वो जेवर पहनाती हैं। तो आप बाल अपने ससुराल वाले भी वैसे भी लेकर आते हैं जेवर, और फिर वो पहनाते हैं सारा वो लेकर। बिल्कुल। और माइयों का जो है 3/4 या हाफ स्लीव्स होने चाहिए, ताकि अगर कोई उनको उपटन लगा रहा है तो उनके कपड़ों पे ना लगे। वो इस तरह बैठें कि उनको अगर फेस पे या हाथों पे उपटन लग रहा है, बाजुओं पे, तो वो खुले होने चाहिए। ये नहीं कि वो उठा रहे हैं उस वक्त और वो सारा उनका अजीब सा हुलिया हो रहा है। वही आप कॉन्फिडेंस से बैठें, आपका पोस्चर बहुत अच्छा होना चाहिए, दुपट्टा ऐसा हो, और हल्की सी स्माइल के साथ। ये नहीं कि आप बहुत हंस रहे हैं कुछ, लेकिन आप अच्छी सी तस्वीरें उतारें ताकि सारी ज़िंदगी की याद है ये। और फिर जो मेहंदी का है, मेहंदी का बिल्कुल वही कि हल्का मेकअप थोड़ा सा ज़रा सा उस हो, और रेड अगर वो हो, फूलों का जेवर, क्योंकि माइयों पे आपने पूरा येलो किया है, रेड फूलों का जेवर हो, थोड़ी लुक डिफरेंट हो जाती है दुल्हन की। और उसमें भी क्योंकि उसमें मेहंदी आपके हाथ पे लगती है, तो आप कुछ उस पे जैसे ही वो पत्ता रखते हैं, पता तो होता ही है, वो पता तो होता है, लेकिन उसमें एक ही कि हमारे पाकिस्तान में इतनी मिठाइयाँ खिला देते हैं कि वो बच्चियाँ परेशान हो जाती हैं। मैंने आज तक जितनी भी मेहंदी या ढोलक की है, मैं क्या करती हूँ कि फ्रूट्स लेती हूँ, छोटे छोटे फ्रूट्स काट के, वो जो स्क्वेयर्स होते हैं बड़े वाले, उनका मैं पूरा एक बुके बनाती हूँ।
वो एक आप अच्छा सा छोटा सा वो लें, उसका कंटेनर वो कोई क्रिस्टल का ले लें या कुछ भी, आप उसके अंदर वो दूसरा वो जो ग्रीन वाला होता है वो पॉट्स में डालते हैं, आप उसके अंदर पूरा एक बुके बनाएं, उसमें आप स्ट्रॉबेरी, पाइनएप्पल, ये जो भी उस वक्त के मौसम है, मौसम के फ्रूट्स हैं, एग्जैक्टली और जो भी आए उन पर मेहंदी लगाते हैं तो वो एक उठाए और उनके मुंह में डाल दें, ताकि वो जो शुगर और इतना सब कुछ जो होता है वो बच्चियां भी परेशान, वो खाना कि मना कर रही होती हैं लिटरली कि अब नहीं, अब बस बहुत हो गया। अच्छा, मैंने तो अब इतनी मुझे थोड़ी सी समझ थी तो मैंने अपनी अम्मी को कहा था कि भाई मुझे मिठाइयाँ नहीं खानी, वो जो मुझे चॉकलेट्स पसंद थी तो मैंने कहा था वो बंटी जो होती हैं वो बादाम वाली, वो एक है कि वही उठा के आपके मुंह में डाल के, छोटी सी होगी, आपको इतना बड़ा मुंह नहीं खोलना पड़ेगा क्योंकि बेचारी दुल्हनों को इतने बड़े बड़े लड्डू दे रहे होते हैं, वो कितना वो करेंगे। एग्जैक्टली। सो अम्मा ने चेंज हुआ है, ऐसे हो रहा है मेहंदियों में। लेकिन फ्रूट का आइडिया बड़ा अच्छा है क्योंकि उस वक्त इतना मीठा, इतना हाइपर कर दोगे दुल्हन को। एग्जैक्टली। और फिर पता है कई दफ़ा पेट भी ख़राब हो जाता है और नेक्स्ट डे अगर आपकी शादी है तो आप क्या करेंगे? तो वो अच्छा है कि वो फ्रूट उस तरह खा लें और बैठने के लिए हमेशा कोई ऐसी चेयर या वो दूसरे पे बिठा दें तो ऐसी उसको कंफर्टेबल चेयर पे बिठाएं कि वो थके नहीं। औरतों मतलब लाइक लड़कियों को तो देखें, अब जिस तरह की डोली है इसमें बैठी हुई है तो ये कैसे कंफर्टेबल हो सकती है? पीछे कुशन्स रखें। ओके। देखिए अब यही वाली बात है, जैसे हम लोग अपना वो सारा जाके देखते हैं, हॉल्स देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि अच्छा कौन से वाला सोफ़ा है, लड़कियों को चाहिए वो खुद देखें, एक तो 2 सीटर होना चाहिए ताकि बहुत से लोग उसके ऊपर चढ़ के ना बैठे। वो तो होता है ना, मामियाँ चाचियाँ रस्में करने के लिए बैठती हैं, झूला होता है वो, और लड़की के दुपट्टे के ऊपर ही चढ़ी चढ़ी जा रही होती है। ये मैं कुशन्स हों, जैसे ये गाँव तकिया वगैरह है, आप माइयों पे भी, मेहंदी पे भी, और जो शादी का स्टेज है इस तरह रखें कि वो दुपट्टा इस तरह फैल जाए, वो नज़र भी नहीं आएगा और वो आराम से पीछे टेक लगा के बैठ सकती है ताकि उसकी कमर में भी दर्द ना हो या वो मतलब रिलैक्स रहे। शादी का तो जोड़ा इतना वो हैवी होता है और किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए कि पीछे बैठ जाए, उसका दुपट्टा खींचे या कुछ इस तरह। वो अक्सर होता है। हाँ, तो वो इस तरह बहुत सुकून से बैठे और बड़े कॉन्फिडेंस से बैठे। तो वो क्योंकि जो भी अगर आपके जूते का अनकंफर्टेबल होते हैं, आपके पैरों में दर्द होता है, चेहरे पर नुमाया होता है, कपड़े आपके चुभने वाले होते हैं, उस सब की चीज़ें चेहरे से नुमाया हो रही होती हैं। वो तकलीफ में अगर होती है ना तो वो कैसे बात करनी ये है कि इन सब चीज़ों का ख्याल ब्राइड को खुद ही रखना है। कोई और नहीं रख पाएगा। उसको पता है कि मेरे जूते जो हैं वो मुझे अनकंफर्टेबल कर रहे हैं। वही ना, नया जूता खोल के उस दिन ना पहन ले, पहले से ही ट्राई करके देखिए कि भाई फंस तो नहीं रहा, काट तो नहीं रहा। बिल्कुल, हर चीज़ जूता तो कंफर्टेबल होना चाहिए, लेकिन आपने शादी में एक जूता फिट फ्लॉप या कुछ ऐसा कंफर्टेबल जूता आपने रखना है। आप गाड़ी में बैठे, आप उसी जूते से जाएं, आपको हील पहनने की जरूरत नहीं है। जब आपका कोई फोटो शूट हो रहा है तो आप उस वक्त हील पहने। अगर आप हॉल में आए हैं तो उस वक्त हील पहने। जरूरी नहीं कि आपने हील पहन के घूम रहे हैं, पूरे सैलून से ही हील पहन के निकलती हैं एंड तक। गलत है। आपको पता है कितना पाँव इन लोगों के दुख रहे होते हैं और 3 दिन आपने इस तरह पहननी है, आपने चलना है, तो आपने कंफर्टेबल जूता रखे जो पहना, आपने उठाया अपना लहंगा और निकल गए। तो वो ज़्यादा अपने लिए जो है ना कंफर्ट ढूंढे। ये नहीं कि आपने अपने आप जो आपको दे दिया गया है वो आपने पहनना ही है, उसी तरह से करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे साथ ये हुआ था कि मेरे माइयों की जो जूती थी वो बहुत कंफर्टेबल थी, पर मैंने शादी की जूती पहन के नहीं देखी। मैंने कहा वो नयापन होगा, डब्बा खुलेगा, पैकिंग खुलेगी, पैक होके आते ना सारे, तो उसी वक्त देखूंगी। जब वो माइयों की वो मैंने कहा कंफर्टेबल है, बड़ी अच्छी है। जब मैंने शादी वाली जूती पहनी तो वो तो मैं यूँ हो रही, कभी यूँ हो रही। सो फिर मुझे वो पुरानी माइयों वाली ही पहननी पड़ी। मैंने ये फैसला किया कि बजाय मैं गिरूं, बेइज्जती हो या मैं चल नहीं पाऊँ, तो जूती तो नज़र नहीं आ रही, मेरा कंफर्ट लेवल नज़र आना चाहिए। सो उस वक्त फिर मैंने वो माइयों वाली जूती कंटिन्यू की। शादी, वलीमा, मेहंदी, माइयों सब में वो कंफर्टेबल वाली जूती। एक्सपीरियंस हम लोगों का इस तरह से हो चुका है जो हम बता रहे हैं, और अब ये लोग नहीं करेंगे ऐसा जो हम कर चुके हैं। बिल्कुल, जो गलतियाँ हुई वो वाली चीज़ है। अब अगला स्टेप आया कि शादी के बाद अक्सर मैके वाले नाश्ता लेकर आते हैं। फिर नाश्ते पे पहला दिन नाश्ते पे बैठे हुए हैं, नाश्ते पे कैसा बिहेव करें समझ नहीं आता, खाना खाया ही नहीं जाता, वहाँ पे भी हाथ पांव भूल रहे होते हैं। सो उधर क्या करें, कैसे बिहेव करना चाहिए, कितनी मयाना रवि रखनी चाहिए, कितना खाना चाहिए और कितना नहीं खाना चाहिए, मुंह खोल खोल के चबा के। मेरी तो भूख ही उड़ गई थी, मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। वो होता है कभी कभी आप एक ट्रांस में चले जाते हैं कि नहीं, नए लोग हैं,
क्या समझेंगे, क्या चीज़ खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, तो उस चक्कर में मैंने कुछ खाया ही नहीं। हाँ, और कुछ समझ में नहीं आ रहा होता, उस वक्त दिमाग एक वक्त सुन हुआ होता है। अच्छा, मैं हमेशा कहूँगी कि लड़कियों को खाना चाहिए। आपको भूख लगती है ये, लेकिन क्योंकि आप उस वक्त इतने ज़्यादा शाय फील कर रहे होते हैं कि सब लोग बैठे हुए हैं। सबसे पहले तो जब नाश्ते पे लोग आते हैं, मेरे ख्याल में दुल्हन को चाहिए कि सबको ग्रीट करें, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप, आई होप कि आप अच्छे ठीक होंगे, आपकी तबीयत ठीक है। जो बड़े हैं, जो हमारे बुजुर्ग होते हैं, आपकी तबीयत ठीक है। पता है बुजुर्गों को ये चीज़ बहुत अच्छी इतनी अच्छी लगती है कि वो फ़ौरन आपके फ़ैन हो जाते हैं। तो ये 2-3 जुमले ज़रूर बोलें कि आपकी तबीयत ठीक है, आप अच्छी, अगर कोई अच्छी लग रही है आंटी ज़रूर कहें आप बहुत अच्छी लग रही हैं। वो कॉम्प्लीमेंट दें तो वो एकदम खुश हो जाती हैं। Exactly. तो ये हमेशा जाके शादी से शुरू में जब भी मिलें तो अच्छे से मिलें। फिर जब नाश्ता आता है, आप बैठे, सबसे पहले तो जब आप बैठते हैं तो आप प्लीज़ सबको कहें आप प्लीज़ बैठें। पहले जाके ना बैठ जाएं, आप सबको ऐसे कंफर्टेबल करें, आप भी बैठें प्लीज़, आप पहले बैठें, फिर आप बैठ जाएं जाके। अब जो नाश्ता वो जो करते नहीं है, खाते नहीं है, ज़रूरी नहीं कि अगर वहाँ पे सब चीज़ें पड़ी हैं, नान ये वो, आपने सब खाना है। जो हेल्दी चीज़ें हैं जिससे आप फिलिंग आपको फील होगा, आप वो लें। ऑमलेट है, अंडा है, आप फोर्क लें, आप खाली ऑमलेट खा लें। अगर कोई फैमिली बहुत, जैसे हमारे पंजाबियों में तो वो कहते हैं ना, पाए लेके आओ, ये लाओ, सबसे बेस्ट तरीका क्या है, पाए खाएं, एक बोल लें, उसमें पाए, और कहते हैं पाए किसी के घर जाके खाने नहीं चाहिए लेकिन मैं दुल्हनों को बता रही हूँ कि आप कैसे खा सकती हैं। आप पाए लें, उसमें जो छोटे छोटे उसके वो होते हैं पीसेस, वो डालें, उसमें एक क्वार्टर रोटी लें और उसके पीसेस तोड़ के उसी के अंदर डालें, घोटाला बनाने का, एंड देन you can just eat it. Eat from a spoon. Eat, exactly. You can just have a spoon and then eat it. और आप देखें, मैं ये भी कहूँगी कि रोटियाँ मत खाएं। जब खाना भी खाते हैं आपको लगता है मैं खाना नहीं खा सकती, मैं नहीं दुल्हन, क्योंकि इतना भरा भरा फील हो रहा होता है कि भूख लग भी रही होती है, और जब खाने पे बैठते हैं टेबल पे, मुझे वो फीलिंग्स भी याद हैं अभी तक। भूख उड़ जाती है, खाना उड़ जाती है। आप थोड़े से राइस ले लें, मत लें रोटी, और वही स्पून के साथ खाएं। वो इजी भी होता है, क्विक भी होता है, पता भी नहीं चलता किसी को आपने कितना खाया है, कितना नहीं। अगर कम खाना है कम खा लिया इतना, और आराम से खा ले जो इजी खाने हैं। मैं प्रोफेशनल, क्योंकि भाई घर में तो अम्मा सख्ती से पकड़ पकड़ के खिलाई देती थी, चलो खाओ ये वो। यहाँ कोई नहीं करेगा सख्ती, यहाँ कोई नहीं, आपको अपना ख्याल खुद ही रखना, खुद ही करना। एक छोटे से ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं और मज़ीद आपको बताएंगे कि भाई क्या, किस वक्त, कैसे करना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। आपको इतना कॉन्फिडेंट बना के भेजें कि आप हमें अच्छे वक्त और बुरे वक्तों में याद करें। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। एक छोटा सा, वो कहते हैं ना, क्या कोर्स कहेंगे, फिटनेस नाम दे दें इसको, या ये ऐसा कोर्स जो होता नहीं है कहीं भी, वो हम आपको सिखा रहे हैं। प्री ब्राइडल ही कह सकते हैं, प्री ब्राइडल या प्री तो शिमाला ही बताएंगी क्योंकि ये एक्सपर्ट हैं। बताइए आप। ये वाले कोर्सेज, ये जो हम लोगों ने अभी इस यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये इसी तरह इसको थोड़ी सी डिटेल में ले जाते हैं, थोड़ी सी उसमें प्रैक्टिस वगैरह करा देते हैं ब्राइड्स को, तो वो उनके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है। क्योंकि जब एक चीज़ आप प्रैक्टिस कर लेते हैं ना हर चीज़ की, तो वो आपको फिर याद भी रहती है। तो हम लोग मेरे ख्याल में प्री वेडिंग कोर्स ही कह सकते हैं इसको। प्री वेडिंग कोर्स कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं तो आपकी तो बेटी नहीं है ना, बेटे हैं, सो एक्सपेक्टेशंस होती हैं हर मदर इन लॉ को कि जब भी बहू घर में आएगी तो ऐसा ऐसा होगा तो वो खुश होंगी। आपको किन चीज़ों से खुशी मिलती है एज मदर इन लॉ? सबसे पहले तो रिस्पेक्ट आती है, उसके बाद ख्याल करना, थोड़ा सा भी, अम्मी आप ले लीजिए, जैसे इन्होंने कहा कि आप बैठिए पहले, वो रिस्पेक्ट, और बस ये चीज़ें बहुत होती हैं। मेरे लिए बहुत है। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? एक बहू से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आपने अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दी है बेटों को ब्रॉट अप करने में, फिर उनकी शादियां करने में, उसके बाद आपने इतनी दुनिया देख ली है कि उसके बाद आपको एक रिस्पेक्ट चाहिए और थोड़ी सी केयर चाहिए। अगर एक्स्ट्रा केयर कर लेगी बहू तो आप खुश हो जाएंगे उससे, आपके दिल में उतर जाएगी। और अगर आपको वो नहीं भी पूछेगी तो आपको ऐसे सच नफरत नहीं होगी उससे, आपको वो बुरी नहीं लगेगी, क्योंकि वो आप अपनी पसंद से भी लेकर आई हैं, प्लस अपने बेटे की भी पसंद से लेकर आई हैं। वो नहीं होता, बट दिल में वो रह जाती है कि अगर ये पूछ लेती तो अच्छा हो जाता। फिर
आगे ज़िंदगी चलनी शुरू हो जाती है, फिर आगे चीज़ें आती हैं। लेकिन बहुएं जो है ना, अगर आप उनको बेटियों का दर्जा दे दें, एक कॉन्फिडेंस दे दें उनको कि ये आपका घर है बेटा, तो फिर काफ़ी चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं। अच्छा, आपको एज मदर इन लॉ कैसा लगता है कि लाइक आपकी बहू जो है वो तैयार हुई भी हो और उसकी तारीफ भी कर रहे हो कि आपकी बहू अच्छा पहनती ओढ़ती है, होता है ना कॉम्प्लीमेंट्स अच्छा, मैं इन चीज़ों में कभी नहीं मैंने फोकस किया कि कितना वो तैयार है और कितना नहीं। मैं उसका कंफर्ट पहले देखती हूँ कि वो किस चीज़ में, किस ड्रेस में कंफर्टेबल है। मैं नहीं चाहती कि अगर मैंने वो जीन्स पहनी हुई है उसने तो मैं कहूँगी नहीं निदा आ रही है, शलवार कमीज़ पहन लो। ये मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं किया अपनी बहूओं के साथ। और जिसमें वो खुश है, जिसमें वो कंफर्टेबल है, वही पहने। मुझे कपड़ों से, मेकअप से ज़्यादा उसकी नेचर पे ज़्यादा फोकस है कि निदा के साथ वो सही है, शुमाइला के साथ सही है। शुमाइला निदा यहाँ से जाएंगी तो ये तो नहीं कहेंगी कि कैसी बहू है, ये तो उसने पूछा भी नहीं, बात भी नहीं की, ज़्यादा चुप बैठी हुई थी। वो चीज़ें मेरे लिए ज़्यादा मैटर करती हैं। मेरे लिए ड्रेसिंग और मेकअप और ये ज़्यादा मैटर नहीं करता, कंडक्ट ज़्यादा मैटर करता है। और कंडक्ट में आप हर एक को रिस्पेक्ट देंगे तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। जब आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो आपको रिस्पेक्ट भी नहीं मिलेगी। कुछ देखी है मैंने बहू में, फैमिलीज़ में, कि वो ये चाहती हैं कि हमें रिस्पेक्ट मिले हर तरह से, दादी से, पुप्पी से, चची से, खाला से, सबसे, लेकिन हम अपने ही जोन में रहें। वो जोन उनका बड़ा ख़तरनाक होता है। अच्छा देखिए, कुछ लड़कियां जो है ना वो बातूनी होती हैं, वो बातें, उनको पता है इनिशिएटिव कैसे लेना है, बातें शुरू कैसे करनी है, लेकिन जब नई नई लड़की उधर जाती है तो बहुत सारी लड़कियां चुप रहती हैं, शाय होती हैं, बात नहीं करती हैं। तो रिश्तेदारों पे या ख़ानदान वालों पे इम्प्रेशन ऐसा पड़ जाता है कि बोलती नहीं है, मूडी है, चुप रहती है, बोरिंग है, स्टिफ नेक है। नहीं, जहाँ पे रिस्पेक्ट की बात है, सलाम दुआ, क्या हाल है, कैसी है, वहाँ तक तो सब आप समझ ही जाते हैं ना कि अच्छी है। फिर उसके बाद कुछ होती हैं ऐसी जो वो ये भी नहीं करती। कुछ ऐसी फैमिलीज में मैंने देखा है वो ये भी नहीं करती हैं। तो फिर क्या इंसान वहाँ से बस वो चुप करके बैठ जाएंगी आके बीच में। ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और उनसे कोई पूछेंगे और तुम बताओ, मतलब लॉस्ट होती हैं वो उधर मौजूद कंसर्न नहीं है। और वही लोग अपनी फैमिली में जाके एक डिफरेंट रोल अदा कर रही होती हैं। जब मैके में जाती हैं तो एक डिफरेंट ही पर्सनालिटी होती है। जब ससुराल में होती हैं तो वो पोस्ट कर मेरे ख्याल में इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा हाथ जो उसको कंफर्ट में लाने के लिए एक लड़के का होता है, हस्बैंड का। अब उसको पता है कि मेरी फैमिली में किस किस्म की बातें पसंद की जाती हैं और किस किस्म की बातें पसंद नहीं की जाती हैं। अब एक सास अगर डायरेक्टली बहू को ये कहेगी कि तुमने ये करना है, इस तरह करना है, ये तुम ऐसे क्यों बैठी हो, ऐसे, तो उसको बहुत बुरा लगेगा। और मेरे ख्याल में सास की भी जो है उसके साथ रिलेशनशिप है ख़राब होगी, उसकी अपनी पर्सनालिटी भी उस तरह होगी, वो इम्प्रेशन ख़राब हो जाएगा। अब वो जो लड़का है उसका क्या रोल है कि बहुत प्यार से अपनी बीवी को बताए कि देखो मेरी फैमिली में इस तरह मिलते हैं, वो आएंगी तो वो ये वाली आंटी ना थोड़ा सा इस तरह माइंड करती हैं, इस तरह ना उनसे बात करना, उनसे इस तरह करना, वो वाली आंटी से इस तरह करोगी तो वो बहुत खुश होंगी, या अंकल इस तरह तुमसे खुश होंगे। अब जब वो उसको इतना कंफर्ट जोन में लेके आ रहा है कि बता रहा है कि ये तो वो सोच रही है कि तो मेरे बहुत क्लोज है, ये उनकी बातें मुझे बता रहा है, तो वो भी खुश हो जाएगी और वो उनके साथ बात जो मंगनी के बाद अक्सर बातें होती है ना फ़ोन पे, तो आपस की बातें करने से ज़्यादा ख़ानदान की भी बात होती है। मेरी वो वाली ख़ानदान वाली खाला हैं, वो ऐसी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड से जब मेरी बातें होती थी तो मुझे रुखसती से पहले सबके बारे में, सबकी नेचर्स का पता था कि भाई कौन कैसी नेचर का है, कौन कैसी नेचर का है। सो उससे थोड़ी सी एक हेल्प मिल जाती है। बिल्कुल। और इसी तरह अगर वो उसको लग रहा है कि और अपनी अम्मी से उसने बात की कि भाई मैंने उसको ये समझा दिया, उन्होंने कहा नहीं उसको इस तरह ये नहीं, इस तरह बता दो। अब उसमें ये भी है कि दरमियान में मैंने अभी जो सोच रही थी एकदम से कि वो सास और बहू की जो बात आ जाती है ना, अगर कोई ऐसा मसला हो जाता है सास और बहू में, तो मेरे ख्याल में उस लड़के को ये भी करना चाहिए कि उन दोनों को अगर वो कुछ कहना चाहता है या अपनी बेगम को डांटना चाहता है, तुमने मेरी अम्मी को ऐसे कह दिया या इस तरह बात की, तो वो उसको अकेले में कहे। क्योंकि अगर वो अकेले में उससे बात करेगा ना तो वो उसको इतनी इंसल्ट फील नहीं होगी, तो वो उसकी बात मान लेगी। और अगर उसको अपनी अम्मी से कोई बात करनी है या कुछ कहना है तो वो उनको भी अकेले में बात करे, ताकि उनको भी अपनी इंसल्ट फील ना हो कि नहीं बहू आई और मुझे ये इस तरह बात करे। तो ये एक जो लड़के का उसमें रोल है ना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पूछना चाहूँगी। देखिए अक्सर होता है मदर इन लॉ ज़ाहिर है आपसे एज में बड़ी होती है और आपको अगर कुछ कह देती है, मैंने अक्सर देखा है लड़कियाँ उनकी बराबरी का
जवाब उनको देती हैं और लड़ाई झगड़ा होता है तो फिर इस तरह घर का माहौल भी बहुत ख़राब होता है। कितना चुप रहना चाहिए, कितना बोलना चाहिए? ऐसा भी नहीं हो सकता आप बिल्कुल ही चुप हो जाएं कि आपके ऊपर बिल्डोज़र ही चल जाए, और ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो बड़ी हैं, एक ज़ाहिर है वैसे ही रिस्पेक्ट का रिश्ता अलग है, फिर वो बड़ी भी हैं। तो कुछ बच्चियां बहुत बर्दाश्त करती हैं और कुछ बच्चियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती। जो बीच की चीज़ है वो बेसिकली कितनी होनी चाहिए ये भी नहीं समझ आता। देखिए बीच की चीज़ क्या है, अब अगर मैं ये वाली बात इससे पहले आपसे पूछूं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आप क्या समझती हैं कितनी लिमिट होनी चाहिए इसकी? मेरे ख्याल से जो बड़े हैं उनको इग्नोर करना चाहिए। ट्रू, वो समझदार हैं, बच्चियां नहीं आई हैं या पुरानी भी हो गई हैं, वो बच्चियां ही हैं। हाँ। जैसे आप अपनी बेटी की Maturity गलतियों देर से आती को है। एग्जैक्टली जो अपनी बेटी की गलतियों को इग्नोर कर देती हैं या अवॉइड कर देती हैं या इग्नोर मार देती हैं कि चलो इसने कर दिया, इसको समझा दिया। इसी तरह बहुओं के साथ भी करें आप। तो आप ऐसा तो नहीं होगा ना कि बहुएं आप पे चढ़ाई कर देंगे ऐसे कि आपने ऐसे क्यों किया, और जब आप उनको बड़े होकर समझाएंगे तो आई एम श्योर वो समझेंगी। वो इतनी ब्लंट और इतनी बदतमीज़ फिर नहीं होंगी। लेकिन अगर आप सेम पेज पर आ जाएंगी उनके साथ तो फिर तो झगड़ा है। हाँ। फिर तो बड़े छोटे का तमीज़ ही ख़त्म हो गई है ना। हाँ। आजकल जो है ना वो बड़े ज़्यादा तमीज़ सिखाने में इंटरेस्टेड हैं क्योंकि बच्चियाँ ज़्यादा एक्सपोज हो गई हैं। हाँ। बच्चियों को ज़्यादा दुनिया दिखा दी गई है। हमारे ज़माने में ये सब नहीं था। हाँ। जो अब हो रहा है सोशल मीडिया वगैरह। तो जवाब देती हैं तो आप उसको प्यार से मोहब्बत से उसको समझा दें या आप इग्नोर कर दें। मेरा मानना ये है आप जितना उससे कन्फ्रंट करेंगी ना उतना झगड़ा बढ़ेगा। फिर उसमें क्या होता है कि आपका बेटा पिसता है बहुत बुरी तरह। वो ना इधर का रहता है ना उधर का रहता है। बात किसकी सही है किसकी गलत है, वो जब आप लड़ते हैं ना तो वो बात सही गलत ख़त्म हो जाती है। वो उस एज पे आ जाती है कि जी आपने बदतमीज़ी की थी तो मैंने बदतमीज़ी से जवाब दिया बहू को, तो वो बदतमीज़ी ऐड हो जाती है। वो मोटिव ही ख़त्म हो जाता है किस वजह से ये लड़ाई हुई थी, क्या बदतमीज़ी हुई थी, क्या चीज़ आपको बुरी लगी थी उसकी, क्या चीज़ उनको आपको बुरी लगी थी। वो सब ख़त्म होकर एक झगड़े में कन्वर्ट हो जाता है सब कुछ। फिर उसमें क्या होता है वो बेटा फिर परेशान हो जाता है। तो आपने अपने बेटे को तो परेशान किसी भी हाल में नहीं करना ना। आपने अपने बेटे को तो किसी उसमें डालना ही नहीं है ना कि जी आप इसकी तरफ से नहीं बोलो, मेरी तरफ से बोलो, मेरी तरफ से नहीं बोलो। तो इसमें क्या करती है माएँ सेक्रीफाइस डे 1 से करती आ रही हैं। तो इसमें भी सेक्रीफाइस करें ना, कॉम्प्रोमाइज़ भी करें। किसी हद तक सेक्रीफाइस भी करनी पड़ती है माँओं को क्योंकि माएँ बनी इसीलिए। बिल्कुल सही कह रही हैं। अब देखें इसमें क्या है कि जो ये बात बता रही हैं उसमें अगर जैसे जो भी बात हुई उसमें हर चीज़ जो एस्केलेट होती है वो होती है कि इन्होंने मुझे ऐसे कह दिया, ऐसे किया, बदतमीज़ी हो गई, यूँ हो गया, यूँ हो गया। तो हम क्या सोच रहे हैं कि वही वाली बात है कि फोकस जो है हमारा वो प्रॉब्लम पे जा रहा है कि ये इस तरह हो गया, इन्होंने मुझे बदतमीज़ी की, मैंने बदतमीज़ी से जवाब दिया। वो जो बात है जिस वजह से वो बात हुई होगी, लड़ाई कोई कपड़ों से हुई कि आप ये चेंज कर लें या इस तरह रख, वो बात ख़त्म हो गई। मगर ये क्या बदतमीज़ी पे वो बात आ गई। तो हम फोकस प्रॉब्लम पे हो गया, सोल्यूशन पे नहीं हुआ कि हुआ क्या था उसका सोल्यूशन किया जाए या कुछ। और दूसरी बात ये निदा कि जैसे आपने कहा ना कि लड़कियां जो हैं या तो बिल्कुल दब जाती हैं या चुप हो जाती हैं या एकदम से बोल पड़ती हैं। तो लड़कियों को भी ये देखना चाहिए कि एक छोटा सा अगर उनको लगता है कि कोई बात ऐसी हुई है तो फर्मली वो आराम से जैसे अपनी माओ से कहती हैं, वो माओ से तो बहुत बुरी तरह कहती हैं। हाँ, लेकिन वो अपनी सास को बहुत अच्छे फिल्टर द स्पीच। मसला ये है कि आपको फिल्टर करनी है। उनको आराम से कह सकती हैं कि आपने ये कहा था लेकिन मुझे ऐसे लगा कि ये नहीं होना चाहिए था, या मुझे ये अम्मी बुरी बात लगी या आंटी मुझे ये बात अच्छी नहीं लगी। आप माइंड तो नहीं करेंगी लेकिन मुझे ये सही नहीं लग रहा। और अगर लगता है उसको कि वो अपनी सास से नहीं कह सकती तो वो अपने हस्बैंड से कह सकती है। हस्बैंड को चाहिए कि वो अपनी माँ से बात करे, लेकिन उसमें भी जो फिल्टरिंग स्पीच है, क्योंकि जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं आप अपनी सास और ससुर से नहीं कर सकते। आपको उनको इज्जत देना ज़रूरी है क्योंकि वो है ही। आप ये नहीं कह सकते अपने हस्बैंड को कि योर पेरेंट्स आर एनोइंग,
वो तुम्हारे पेरेंट्स ने मुझे, तुम्हारी अम्मी ने मुझे ये कह दिया, वो अपने लफ्जों का इस्तेमाल बड़ा सोच समझ के करना इस्तेमाल, यू टेल देम आई रिस्पेक्ट योर फैमिली, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट आई फील कि शायद उनको मेरी ये बात बुरी लगी है या उनको ये अच्छा नहीं लगता, कैन यू प्लीज कन्वे द मैसेज, या मुझे बताओ कि यानी कि बात करने की तमीज या लफ्जों का चुनाव। अपने घर में तो आप किसी तरह भी बोल देते हैं, लेकिन उधर आपको लफ्जों का चुनाव जो है ना वो बड़ा सोच समझ के करना पड़े कि अगर आपको अपनी बात पहुंचानी है तो आप एक सादा उर्दू में नहीं पहुंचा सकते, आपकी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए, सिनोनिम्स यूज करने पड़ेंगे जो थोड़ी बेहतर लगे। एग्जैक्टली लेकिन यह है कि आप बहुत अच्छे से उनको कह सकते हैं। अब सपोज आपकी सास नाराज़ हो गई हैं, अब आप सोच रही हैं कि बात नहीं कर रही मुझसे, अब मैं क्या करूं। लड़कियां जो है ना वो खुद भी चुप होकर साइड पे हो जाती हैं कि नहीं, लेकिन आपको कम्युनिकेट करना है। आप छोटे हैं कोई बात नहीं, आप जाएं, क्या हुआ आप आज बहुत चुप चुप हैं। अगर आपकी सास थोड़ी सी फ्रेंडली है तो आप उनका हग भी कर सकते हैं। हग भी कर सकते हैं, आई यूज्ड टू डू दैट। और दूसरी बात, हाँ, और बहुत सारी चीजें ऐसे हग करने से सुलझ जाती हैं। आपको जरूरत ही नहीं है उस बहस का रिजल्ट निकालने का, ना आपकी ना मेरी, चलें भाई बात खत्म करें। कभी कभार बहुत सारी चीजों के सॉल्यूशन निकालने की जरूरत नहीं महसूस होती। और वही बात से भी बहुत लड़ाई होती है शुरू में छोटी छोटी बातों, बिल्कुल छोटी छोटी बातों में, लेकिन वो फिर भी सुलझ जाती है क्योंकि वो आपके रूम में हो रही है, यहाँ सबके सामने है। लेकिन अगर आप बहुत फिजिकल नहीं होते हैं, कुछ लोग नहीं टच करते एक दूसरे को, आप आराम से पूछ लें आप क्यों चुप चुप हैं, आप क्यों वो हैं, अब उनकी थोड़ी सी तारीफ कर दें। आपको अच्छी, वो आपके हस्बैंड जिसके साथ आपने सारी ज़िंदगी गुजारनी है, उसकी अम्मी है, उसकी माँ है, आप कहें आप अच्छी लगती हैं हंसते हुए। आप ये 2-3 जुमले बोलेंगे, वो खुद ब खुद मेल्ट हो जाएंगी, कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ आप खुद भी रिजिड हो जाएं कि वो नाराज़ हैं तो होती रहे, बैठी रहे वहाँ पे, मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे अपना बिजी रहती हूँ, तो वो फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है गैप हो जाएगा, वो गैप डिस्टेंस आ जाएगा आप लोगों में, वो फिर फ़ायदा नहीं रहेगा। अच्छे ताल्लुकात रखने के लिए तो फिर थोड़ा बहुत एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर बहू को लगता है कि एस्थेटिकली वो ज़्यादा अच्छी मेकअप शेकअप कपड़े वपड़े, तो वो सास के कपड़े निकाल सकती है, बजाय इसके कि शादी के शुरू के दिनों में वो निकाल के ये तुम बेटा ये पहनो। लेकिन ऐसा होता है। सास को भी देखना चाहिए कि अगर बहू इतना एफर्ट कर रही है तो उनको नखरे करते हुए अंदर जाके सो नहीं जाना चाहिए, या और नखरे नहीं दिखाने चाहिए, अच्छा आ रही है पीछे तो आने दो, नहीं। इसलिए कि अगर हमेशा वो एक हाथ बढ़ा रही है तो आप दोनों हाथ बढ़ाएं, हम हाफ वे आए, आप दोनों हाफ वे आए। और अगर आप अपनी बहू को अपने करीब करेंगे तो आपका बेटा ऑटोमेटिकली आपके करीब आ जाएगा। ये किसी को समझ में नहीं आता। देखिए एट द एंड ऑफ द डे सास बहू, मैंने यहाँ बहुत 90% फैमिलीज देखी हैं कि सासें जो उनका एंड होता है बहू के साथ ही होता है, बेटियों के साथ नहीं होता। अगर आप ये सोचें कि मैं अपनी बेटी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं और बहू को नहीं, तो वो भी गलत है। आजकल हम सारे एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, तो ये होना चाहिए कि आप अपनी बहू को भी उतनी ही रिस्पेक्ट दें कि आपको पता है कि एट द एंड हो सकता है मेरी बेटी मेरे पास ना हो। अब अगर मैं सोचूं, जैसे मैं अपने बेटे की अब शादी कर रही हूँ, तो मैं ये सोचूंगी मैं अपनी बहू को अपने इतने करीब करूँ कि जब मेरा एंड हो दुनिया से जाने का तो वो मुझे याद करे अच्छे तरीके से। ये नहीं कहे बहुत सारी बहुएं करती हैं यहाँ। हाँ बिल्कुल, बहुत सारी बहुएं करती हैं कि मेरी, मतलब यहाँ मैं बैठती हूँ, इतनी सारी लोगों से डिस्कशन होती, तो वो कहती है कि मेरी सास मुझे बहुत याद आती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जाहिर है लड़कियां उस वक्त छोटी होती है जब उनकी शादियां होती हैं, नई नई, और नाइव होती हैं, उनको नहीं पता कितनी हद तक किससे कितनी बात करनी चाहिए। अम्मा से हर कोई दिल का हाल करता है, अम्मा से अपनी घरेलू बातें कितनी करें, ये नई लड़कियों को समझ होती। जैसे वो हर चीज़, स्कूल जाती थी, स्कूल में क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, दोस्तों के साथ क्या हुआ, हर चीज़ अम्मा को दर 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 बता देती थी। उनको एक आदत डेवलप हुई हुई है बचपन से लेकर अब तक। अब उन्होंने कितनी रोक लगानी है अम्मा से बात करने में, ये आप दोनों से सवाल है। मतलब अपनी अम्मा से बात, अपनी माँ से जी कर सकती हैं, रोक लगाने की क्या ज़रूरत है। कभी कभार ऐसा होता है ना, सारी बातें अगर बता दें तो। नहीं, घर की सारी बातें ना बताएं, वही तो मियाँ बीवी सास, वो ना बताएं, वही तो बातें कह रही हूँ ना। वो ना बताए तो बेहतर है, क्योंकि देखिए ना, माँ का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है सास को देखने का, बहू का अलग है, बेटे का अलग है। तो अगर बेटी कोई भी बात अपनी सास की अपनी माँ से कहेगी तो माँ कोई भी गलत मशवरा दे सकती है, और उसके जहन में वो मशवरा बिल्कुल सही है,
वो तो अपनी बेटी को देख कर दे रही है ना। रहना बेटी ने है सास के साथ, सास की नेचर को बेटी अच्छी तरह से समझ चुकी है, मगर माँ अच्छी तरह से नहीं समझ सकी है, तो वो अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे देगी कि ऐसा किया है तो ऐसा कर दो। कुछ बेटियां तो फिल्टर कर देती है ना, अम्मी ने कहा है एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, मगर कुछ बेटियां अम्मी की, ज़्यादातर बेटियां अपनी माँ की, सगी माँ की बहुत सुनती हैं। उन्होंने कह दिया दिन है तो दिन है, रात है तो रात है, वो बचपन से क्यों नहीं उनकी ऐसी हुई? नहीं तो अम्मा को चाहिए कि वो इतना इंटरफेयर ना करे। अपने घर में हो, अपने घर को देखो बेटा, जो हो रहा है वहाँ पर खुद ही सॉल्व करो। मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मुझे और बहुत सी चीज़ें हैं करने के लिए। अगर वो जितना सुनेंगी वो उतना सुनाएगी। फिर हमें नहीं मालूम किस माहौल से है, क्या एक्सपोजर है, कितने एजुकेटेड फैमिली है, कुछ नहीं मालूम, लेकिन लड़की को ये चाहिए कि अपने घर की बातें अपनी अम्मी से शेयर ना करें। अच्छी वाली ज़रूर करें, और जो घर में खिटपिट छोटी मोटी हो रही है वो खुद ही सॉल्व करें। या हस्बैंड से कहें, जैसे शुमाइला ने कहा कि कोई प्रॉब्लम है तो हस्बैंड से डिस्कस कर लिया कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है। हाँ, शुमाइला आपसे पूछूंगी मैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, आप बिल्कुल अपने पॉइंट्स तैयार रखें। हम अपनी लड़कियों को ट्यून करके भेजेंगे मुश्किल ही नहीं होगी इंशाल्लाह। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इतना प्यारा सा मज़े का शो है, काश मैं शायद मैं आप लोगों से शादी से पहले मिल लेती तो कितना फ़ायदा होता। जो शुरू में मुश्किलात पेश आई मुझे वो नहीं आती, और अल्लाह करे वो अब जो आने देखने वाली बच्चियाँ उनको भी ना आए, क्योंकि जब बच्ची पैदा होती है ना तो सबसे पहले यही दुआ जाती है, उसको दी जाती है, अल्लाह मेरा नसीब अच्छा करे। नसीबों के भी बड़े खेल होते हैं, सारे माँ बाप तो अपने बच्चियों को लाडों से ही पाल पोस के बड़ा करते हैं, पर मैंने ये भी देखा है कि कभी कभार किसी को बहुत अच्छे ससुराल वाले मिलते हैं कि माँ बाप भी कह रहे होते हैं कि हम पता नहीं हमने क्या नेकियां की हैं जो हमारी बेटी को इस तरह का घर मिला कि वो हैप्पीली मैरिड है। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। हम बात कर रहे थे वही बात कंटिन्यू के माँ की इंटरफेरेंस रोकना या बच्ची को किस हद तक उनसे शेयर करनी चाहिए चीज़ें। मेरे ख्याल में बच्ची को शेयर वो वाली चीज़ें नहीं करनी चाहिए जो कंट्रोवर्शियल हैं। जैसे मैं अगर अपनी मिसाल दूं तो आई गॉट मैरिड एंड आई वेंट टू सऊदी अरेबिया। वहाँ पे वो फ़ोन उस ज़माने में नहीं होते थे या कुछ, तो मैं इतना शेयर कर नहीं सकती थी। सेकेंडली मेरी अम्मी को बहुत जल्दी एंग्जाइटी हो जाती है। अब जो एंग्जाइटी वाली माँ है वो बीमार भी हो सकती है अगर आप अपनी कोई इस तरह की बातें शेयर कर रहे हैं, और वो आपको वही वाली बात जैसे अभी सीमी ने की कि वो आपको मशवरा गलत दे सकती हैं। मेरी बेटी मैरिड है, अगर वो मुझसे इस तरह की कोई बात करे तो हो सकता है मुझे नहीं पता हो कि उसके ससुराल में इस वक्त क्या सिनेरियो है, सिचुएशन क्या है। एग्जैक्टली वो ज़्यादा अच्छे से जानती है कि भाई वहाँ पे क्या सिचुएशन है, वो खुद हैंडल कर सकती है। तो बच्चियों को, माओ को इतना ज़्यादा ओवर शेयरिंग नहीं करनी चाहिए। ओवर शेयरिंग का मतलब ये है कि वो ओवर शेयर अपना जो उनको नहीं भी बताना वो भी बता रही हैं। माँ यहाँ डिप्रेशन में चली गई है क्योंकि उस वक्त उनका वो वाला हिसाब होगा वो मेनोपॉज का, क्योंकि वो कई दफ़ा होता है कि आप बच्चियों की शादियाँ ही तब करते हैं। अब आपने अपने माँ बाप का घर भी ख़राब किया, वो वहाँ पे डिप्रेशन में जाके उनके घर में भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अगर खुदा न खासा आपके मसले हैं तो वो और भी बढ़ रहे हैं। तो इट्स बेटर कि आप खुद हल करें, अपने हस्बैंड के साथ बात करें और उसको कोशिश करें कि किसी तरीके से उसको काम डाउन किया जा सके। और वही मेरे ख्याल में सासों का भी यही है कि आप उसको अपनी बच्ची समझें। अब मसला हमारी क्या होता है कि हम लोग 50-60 साल के होते हैं जब हम अपने बच्चों की शादियाँ करते हैं। उसके बाद जो लड़की आई है वो 25 साल की है या 27 साल की है या 30 साल, हमें ये होता है हम तो ये कर लेते हैं तो वो क्यों नहीं कर रही। अरे भाई वो अभी आई है, आप थोड़ा सा ज़रा सुकून से नहीं, ये नहीं होता। उस वक्त ये बोलते हैं जब हम आए थे शादियों के हमने तो ये कर लिया, ये क्यों नहीं कर सकती, हमने तो 4 बच्चे पैदा कर लिए, ये 2 भी नहीं कर सकती। वो वाली चीज़ कंपैरिजन इस तरह शुरू हो जाता है। तो अब वो कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। आप ये देखें कि अगर वो आई है और आप उसको बड़े मैच्योर तरीके से, अच्छे तरीके से गाइड कर रहे हैं, आप समझा रहे हैं, बी अ मेंटोर नॉट मम इन लॉ। वो कहते हैं ना मॉन्स्टर इन लॉ, वो नहीं। मैं अपने आप को मॉन्स्टर इन लॉ कहती हूँ, मैं अपने दामाद को लेकिन ही इज़ माई स्वीट हार्ट। मेरी बेटी वो दोनों माशाल्लाह दे वेरी बहुत
खुश और बड़े अच्छे तरीके से हैंडल करते हैं। हर वक्त मुंह से पे स्माइल और बात कर रहा होता है मेरा भी दामाद भी और मेरी बेटी हो। तो वो आप जो है ना कंफर्ट लेवल, कंफर्ट जोन रखें आप आपस में, ताकि कोई दूसरा एकदम से ये ना देखे मेरी सास बैठी है मुझे ये नहीं कहना, या मुझे इसके साथ इस तरह बात नहीं करनी। अब यहाँ मैंने ये आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि अगर सास को हव्वा बना लिया जाए तो वो फिर वो पार नहीं कर सकते, लेवल जो है आपका ख़त्म हो जाता है। हाँ, फिर वो एक नहीं हो सकते। हाँ, एक में यहाँ ओवर शेयरिंग जो मैंने बात अभी की है, ये मुझे पहले सेगमेंट में करनी चाहिए थी कि हम लोग जब बच्चियों के रिश्ते देखते हैं तो हम लोग हर चीज़ ओवर शेयर कर लेते हैं। वो क्या होता है, आप बैठे में हैं, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, हाँ मेरी कमर में इतनी दर्द है, हमारी फैमिली में तो यही है, वो बीमार था उसको भी यही है, तकरीबन सब वो लोग जो है वो दिमाग में बिठा लेते हैं ये ओवर शेयरिंग। वो कहते हैं इनके तो ये मसले चल रहे हैं, हमें यहाँ शादी नहीं करनी है। तो आप बहुत गौर से सोच समझ के ये बातें ओवर शेयर करें, कभी भी नहीं करें। हाँ, क्योंकि बहुत सारी बातों से लोग जज करते हैं आपको, वो साथ नहीं रहे होते तो वो बातों से ही जज करते हैं क्या है क्या नहीं है, क्या चीज़ है क्या नहीं। तुम्हारे तो खानदान में ही सब बीमार रहते हैं, हर वक्त एक ताना तैयार होता है, तुम्हारी खाला भी बीमार है, तुम्हारी ये भी, मतलब लाइक इस तरह की बातें वो आपके लिए आगे मुश्किल हो जाती है कि आप ओवर शेयरिंग करते हैं तो। अच्छा, अब जाहिर है जैसे जैसे आप जब साथ रह रहे होते हैं तो घर की जिम्मेदारियां सब बराबर बांटते हैं। लड़की को भी एक जब उसके हाथों की मेहंदी उतर जाती है सो वो भी उस जिम्मेदारियों का हिस्सा बनती है। सो बेड ऑफ रोजेज नहीं है, दुल्हन को दिखाया तो बड़ा अच्छा जाता है, फैंटेसी वर्ल्ड और फलाना, ये जो कुछ हो शादी के बाद कर लेना, शादी के बाद कर लेना, लेकिन जिम्मेदारियों का एक बर्डन आपके ऊपर आता है। वो अम्मा के घर देर से सो के उठने वाली चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं शादी के बाद। किस तरह जिम्मेदारियां संभालना शुरू करे, किस तरह किचन में ऐड करना शुरू करे, वो सब चीज़ें कितनी कितनी आराम आराम से होनी चाहिए। मेरा ख्याल है कि सास को बता देना चाहिए कि उसकी क्या जिम्मेदारियां हैं और सास की क्या जिम्मेदारियां हैं, या जॉइंट फैमिली है, देवरानी जेठानियां साथ रह रही हैं तो उनमें डिवाइड कर देना चाहिए काम को। तो इससे क्या होता है कि किसी पे बर्डन नहीं आता, या फिर एक बहू ये नहीं कहती कि मुझे ही कहा है सब कुछ, मैं ही देख रही हूँ घर को, दूसरी आई है उसको तो कुछ कहा ही नहीं जा रहा है। तो ये आई थिंक सास की जिम्मेदारी होती है। शुरुआत कैसे करे लड़की, शुरुआत कैसे करे किचन में अपना एडिशन करने की? वो तो अब लड़की पर डिपेंड करता है ना निदा, कि वो कितनी फ्रेंडली है, कितनी क्या कहते हैं लविंग है, या कितनी केयरिंग है। नए घर में आई है ना तो सास का घर है ना, तो सास को ही बताना होगा ना, उसको कॉन्फिडेंस लेवल तो उसे ही देना होगा। फिर आगे वो अपनी ज़िंदगी को लेकर चले, वो जिस तरह भी चलना चाहती है, लेकिन क्योंकि उसके आने से पहले तो वो सास का घर है ना, सास को मालूम है कि इतने बजे खाना बन जाता है। जैसे हमारे घर में रात को खाना नहीं बनता, हमारे घर में 3 बजे से पहले खाना बन जाता है, 2 बजे से पहले। अच्छा। लोगों के यहाँ रात को भी बनता है खाना, कोई चीज़ें फ्रेश बन जाती हैं, बट मोस्टली दोपहर में हमारा किचन ऑफ हो जाता है। ओके। ये नई वाली को आने से कौन बताएगा, जो नई आई है उसके यहाँ शायद हो सकता है शाम में खाना बनता हो। तो ये रूल्स जो है ना वो सास ही बताएंगी, जिम्मेदारियां सास ही बांटेंगी। तो शुरू के वक्त में आके वो साथ खड़ी हो किचन में? मेरा ख्याल है जैसे अभी सीमी कह रही है कि सास बता दें कि जिम्मेदारी तुम्हारी ये जिम्मेदारी है तो मेरी ये है, लेकिन अभी वो बच्ची नई आई है, लेट हर एंजॉय फॉर अ फ्यू मंथ्स, 2-3 महीने। ये तो फॉरेन की बात भी नहीं हो रही है, तो आगे की बात हो रही है। मेरा सवाल है कि शुरुआत कैसे करे वो जिम्मेदारियों को? वो तो खुद ही अपना इनपुट करेगी ना, कि जैसे टेबल लग रही है तो थोड़ा टेबल में हेल्प कर दिया, या सैलेड बना रही है मेड खड़े होके, ना मैं बना देती हूँ, मुझे बहुत अच्छी सैलेड बनानी आती है, तो अब सास देख रही है कि ये इंटरेस्ट ले रही है, छोटी मोटी चीज़ें। या किसी के घर में मेड नहीं है तो वो खुद थोड़ा सा अपना इनपुट डाल दे कि भाई मुझे ये कबाब बहुत अच्छे बनाने आते हैं, तो अम्मी मैं आज कबाब मैं बनाऊंगी। ओके। तो ये छोटी छोटी बातें हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि जब भी कोई दुल्हन आती है तो कुछ दिनों के बाद उसको कहते हैं कि मीठा बना लो, खीर में हाथ डालो ना, डाल दो। वो खीर पकाई की पूरी एक रस्म होती है। अब वो चाहे पूरी बनाए या ना बनाए, लेकिन वो उसमें खीर में हाथ डलवा दिया, वो अच्छी बनाए या ना बनाए, ये बात भी है। वो आप उसकी तारीफ करें, वो खुश होकर और बनाएगी। अगर आप ये कह देंगे ये क्या बनाया, तो वो कभी उसका दिल भी नहीं चाहेगा किचन में जाने।
उसके बाद क्या है कि अगर वो बच्ची को आपने करवा दिया, इसका मतलब है कि शी इज़ रेडी, लेकिन वो कभी आ गई, उसने सैलेड बना लिया, अगर उसने उसको बच्ची को भी चाहिए वो जाके कहे कि मैं कोई हेल्प करा दूँ आपके किचन में, उससे फिर आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू हो जाता है कि अच्छा आप हेल्प करा दें, अच्छा ये पकड़ा दें, आइस ब्रेक हुई है ना। हाँ, और एक और चीज़, अगर वो कोई चीज़ खराब भी बनाए, प्लीज उसकी बहुत तारीफ करें, प्लीज। बिल्कुल। या अगर बहुत तेज नमक हो जाए, बहुत मजे का बनाए, बस थोड़ा सा नमक कम होता तो और मजे का बन जाता। इस तरह कोई बात करने का तरीका, जिस तरह लड़कियों को अपने लफ्जों का चुनाव करना चाहिए, उसी तरह बड़े बुजुर्गों को भी अपने लफ्जों का चुनाव करना पड़ेगा। आप देखें हमेशा ज्यादातर ससुर जो हैं वो बड़े फ्रेंडली बिल्कुल रवैया इख्तियार करते हैं, हालांकि वो उन्होंने बाहर की ज्यादा दुनिया देखी होती है, मगर फिर भी उनका हमेशा हल्का हाथ होता है बहू के ऊपर कि वो उसको कोई दुख ना पहुंचाए अपनी जुबान से, वरना वो सख्त रहे ना मशहूर घर में कि अब्बू को ना बुरा लग जाए, अब्बू को ना ही हो जाए, अब्बू को ना हो, लेकिन वो अपनी बहू को थोड़ा सा एक लाइट वो रखते हैं, तारीफ भी बहुत करते हैं, बहू कुछ बना के एक्स्ट्रा तारीफ एग्जैक्टली, और करनी भी चाहिए, बिल्कुल, ताकि उसका दिल बढ़े और वो कहे कि, और अगर कभी ऐसे होता है ना कि काम ज़्यादा हो जाता है, अब देखें कुछ बहुओं पे एकदम से डाल देते हैं, नाश्ता भी बना दो, ये भी कर दो, ये भी कर दो, अब वो किस तरीके से हैंडल करें कि आप वो आराम से बात कर सकती हैं कि हस्बैंड को ही कहें कि कैन वी शेयर द ड्यूटीज़, मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे आदत नहीं है तो मुझे लग रहा है कि मैं थोड़ी एग्जॉस्ट हो जाती हूँ, तो कुछ दिनों के लिए मेरे साथ कैन यू हेल्प मी अराउंड, हस्बैंड एक चपेड़ लगाएगा कि मैं ऑफिस जाऊँ तुम्हारे साथ, लेकिन देखो खाने पकाओ। निदा मसला ये है कि यहाँ पर पाकिस्तान में ये सब है, लेकिन पूरी दुनिया में अगर आप देखें सारे पाकिस्तानी हैं, वहाँ सब लोग जॉब्स भी कर रहे हैं, देखिए हेल्प भी कराते हैं, पाकिस्तान से बाहर चक्कर ये कि खवातीन भी अर्न करने जाती हैं, यहाँ ज़्यादातर आप घरों में देखेंगे तो सारा बर्डन आदमी के ऊपर ही होता है, वो फिर एक्स्ट्रा जॉब्स भी कर रहा होता है, सो अगर फिर किचन में घर की जिम्मेदारियां औरत ही संभालेगी तो फिर कैसे एक गाड़ी चलेगी। दैट्स वेरी ट्रू, लेकिन अब अगर आप ये कहो ना कि आदमी बिल्कुल बैठ जाए और वो आया अंदर आके पानी का ग्लास दे दो, ये कर दो, ये भी सही नहीं है। देखें अगर हम वैसे देखा जाए ना तो आप एज अ ह्यूमन देखें तो आप भी उठ के हिले जुले ताकि आप अपने आप को थोड़ा सा वो क्या कहते हैं, कभी कभार हस्बैंड इसलिए आके बैठ जाते हैं, देखिए एक तो ऑफिस की सारी जिम्मेदारियां, उसके बाद वो ट्रैफिक में गाड़ी चला के घर पहुंचते हैं, तो इसलिए वो उनको थोड़ा होता है, घर आके सब सुस्त हो जाते हैं आदमी लोग जो भाग दौड़ कर रहे होंगे पूरी दुनिया में, वो घर आके बिल्कुल ही सुस्त बन जाते हैं कि भाई हमें कुछ नहीं करना। अच्छा, मैंने अपने, क्योंकि शायद मैं बाहर रही हूँ, मैंने अपने बच्चों को ये सिखाया, मेरा बेटा जो है अच्छी बात है कि वो अगर रात को कहीं उठता है, खाना वो गर्म करेगा, पानी वानी अगर उसने अपने पापा को पानी देना तो वो उनको दे रहा है, या चीज़ें ला के दे रहा है, अगर मैंने उसको कुछ कहा है, मैं अब अगर वापस जाऊँ घर कि मैं बहुत थक गई हूँ तो ये, और ही इज़ वर्किंग फ्रॉम होम, ऑफिस से भी आता है, बट वो उठेगा और वो सब काम करेगा। और मैं हमेशा कहती हूँ अपना बेड बना के आना, और वो मेरा भी बेड बना देता है कई दफ़ा संडे को। तो ये इतना थोड़ा बहुत होना चाहिए। आप डिपेंडेंट क्यों होते हैं? हमारी एक्चुअली जो होता है ना कि हमारी अम्मा का एक कसूर है सारा कि बेटों को वो नहीं सिखाती, बेटियों को सिखा रही होती है चीज़ें, कोर्सेज रंगून वाला हॉल भेज रही होती है, बेटों को भी सिखाना बहुत, लेकिन वो डिपेंडेंट हो जाते हैं ना। देखिए वो अपने लिए भी, अगर वो कहीं अकेले चले जाते हैं तो अपनी भी हेल्प नहीं कर सकते, बिल्कुल बेड भी नहीं बना सकते, मैंने अपने दोनों बेटों को बहुत ट्रेन किया है, ज़बरदस्त ट्रेन किया, क्योंकि मुझे मालूम था ये दोनों ने जाना है बाहर पढ़ने। तो बड़ा तो चला गया था पढ़ने बाहर, बट छोटा नहीं जा सका फॉर सम रीज़न। लेकिन ये है कि उनको आदत है, क्योंकि एक बॉटल भर, पहले हम लोग पानी बॉईल करते थे उस ज़माने में, फिर हम बॉटल्स भर के फ्रिज में रखते थे, तो एक की ड्यूटी होती थी कि पानी भर के रखेगा, एक की ड्यूटी होती थी टेबल क्लियर करेगा, मेट के साथ, लेकिन ड्यूटीज़ बांधी हुई थी कि ये कैसे, फिर एक चाय बनाएगा, मेड नहीं है, किसी टाइम पे निदा आ गई, मेरी दोस्त आ गई, बेटा चाय बना के लाओ। ये मैं बात कर रही हूँ 10 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे की, बिल्कुल मेरे बड़े बच्चों की नहीं कर रही हूँ, जब 10-12 साल के। और ये होना चाहिए। देखें आपने इसलिए ट्रेन किया कि उन्होंने बाहर जाना, बिल्कुल, लेकिन अगर वही बच्चे अपनी बेगम की हेल्प करने लगेंगे तो सासें एकदम से ये हो जाती हैं, अरे बीवी की हेल्प कर रहा है ये, लेकिन आप ये देखें देयर लाइफ पार्टनर्स।
अगर वो एक दूसरे की हेल्प करेंगे, उनकी एक बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। औरतों को बहुत अच्छा लगता है कि उनके हस्बैंड्स किचन में उनके साथ हेल्प कर रहे हो, तो ये एक बहुत रोमांटिक बॉन्ड है, मुझे ऐसा लगता है। बेशक किचन में उस तरह ना करें, एक चाय का कप बना देना तो वो लड़की बहुत खुश हो जाती है कि ही इज केयरिंग। यहाँ पर ऐसा सिस्टम ज़्यादा नहीं है, बाहर है, लेकिन बॉन्डिंग बाहर बहुत ज़्यादा है। बॉन्डिंग होनी चाहिए मेरे ख्याल में हस्बैंड वाइफ की। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात, आई डोंट नो बहुत सारे घरों में ये रिवाज नहीं, लेकिन बहुत सारे घरों में अभी भी ये रिवाज है, मुझे अम्मी के घर जाना है तो मियाँ कहेगा अम्मी से पूछ लेना, यानी कि अपनी मदर इन लॉ से पूछ लेना। अब ये नहीं समझ आता भाई कौन से ज़माने को फॉलो करें, पूछ के जाएं, बता के जाएं, उसका तरीक़ेकार क्या होना चाहिए, तो वो वाली चीज़। निदा, पूछने वाला सिस्टम तो मेरे ख्याल से अब हमारे पास रहा नहीं है, कहीं होगा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब मोस्टली तो नहीं रहा। हाँ, अगर बताकर चले जाएं तो बहुत अच्छी बात है, बताकर ज़रूर जाना चाहिए कि मैं रात को खाना नहीं खाऊंगी, अम्मी के घर जा रही हूँ। तो होता है ना कि कभी कभार, जैसे लाइक मेरे अब्बू के घर में 3 लोग हैं, अब्बू, भाभी और भाई। तो कभी कभार ऐसा होता है कि वो लोग गए अम्मी के और खाना नहीं खाया, तो अब्बू को दुख होता है कि खाना ज़ाया हो गया। बता के चले जाओ कि भाई खाना रात का मैं नहीं खाऊंगा, मैं अपने हिसाब से कुक से पकवा। बिल्कुल सही। वो कहते हैं रिस्क का ज़यान हो रहा है। इस बात से मैं भी बहुत चिढ़ती हूँ, मैंने भी ये स्टेप डाउन कर लिया है। मैंने कहा नहीं, जब नहीं खाना है तो बेटा बता दो। फिर पकवाई नहीं। हालात तो देखिए कितनी महंगाई है, सब कुछ है, और रिस्क ज़ाया हो रहा है। फ्रिज में क्यों रखा रहा है आपको 2-2 3-3 दिन, आपको हर रोज़ फ्रेश चाहिए। और फिर जब बड़े घर में है तो आपको बताकर वैसे भी जाना चाहिए। अच्छी बात है ये अच्छी बात है कि बताएं, लेकिन पूछने का आजकल मेरा ख्याल है वो रह नहीं गया। इसलिए कि पूछने का मतलब ये है कि आप इतना खुद भी बाउंड हो जाते हैं, और अगर आपके घर पे नहीं है, आपके बड़े घर पे नहीं है, आपकी सास घर पे नहीं है, तो अब आप पूछने के लिए बैठे हुए कि पूछ के ही जाएंगे। लेकिन अब हम लोग इतने ज़्यादा मैच्योर, इतने पढ़े लिखे हो गए, और मेरे ख्याल में मदर इन लॉज भी इनको पता है कि अगर उनका कोई प्लान है या कुछ, लेकिन बताएं ज़रूर। बताएंगे, आपने अपना प्लान जैसे अपना बता दिया, उन्होंने अपने हिसाब से प्लान सेट कर लिया, ओके ये लोग जा रहे हैं, हम खाना 2 लोगों का है, हम लोग जल्दी खा के सो जाएंगे। अक्सर ऐसे हो जाता है। क्या तरीका होना चाहिए बताने का कि अम्मी मैं रात को खाना ना अम्मी अब्बू के साथ खाऊंगी, इस तरह कुछ? हाँ, कि आज मेरी बात हुई, कोई आ रहा है या अम्मी अब्बू उदास हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि मैं हो आऊँ, तो मैंने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं इट्स ओके, तो फिर अम्मी मैं आज मैं उधर खाना खाऊंगी, एंड आई एम कमिंग बैक। ये भी बता दें कि मैं आज आ रही हूँ या नहीं आ रही हूँ, लेकिन कि आपको पता होता है कि अगले दिन आपने सुबह ऑफिस भेजना है हस्बैंड को या कुछ करना है, तो हम कभी हो सकता है लेट हो जाएं, या हम चाबी लेके जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसी छोटी छोटी सी बातें, पर हम लेट हो जाएंगे, आप सो जाएगा, चाबी है मेरे पास। बिल्कुल, तो ये बातें जब आप शेयर करते हैं ना, तो वो बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। अगर आप बताए बगैर मैं जा रही हूँ, दिस इज नॉट, या आपने बताया ही नहीं, आप निकली बाजार से, अम्मी के घर चली गई, कब आएंगी क्या आएगी, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, ये आप अफोर्ड नहीं कर सकते। और अगर आप बाजार से भी जा रहे हैं तो एक व्हाट्सएप कर दें, एक मैसेज कर दें कि अम्मी को वॉइस मैसेज बताना है जरूरी, बस और कुछ भी नहीं है। और अगर आप शाय हैं, देखिए कुछ लड़कियां शाय भी होती हैं, तो आप अपने हस्बैंड से कहेंगे प्लीज दोनों खड़े हो जाएं, और हस्बैंड कह रहे हैं अम्मी ये जा रही है जरा अपने अम्मी अब्बू की तरफ, इसमें शाय होने की बात ही नहीं है, बताना है। शुरू में जब नई शादी होती है तो फिर ऐसे फील होता है ना कि आप क्या कहें या किस तरीके से कहें, तो वही वाली बात है कि इसमें हस्बैंड का रोल बहुत ज़रूरी है। उसका इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो एक ब्रिज होता है अपनी माँ और अपनी बीवी के दरमियान में, नो डाउट। और अगर वो हस्बैंड कमज़ोर है, अगर उसको लगता है कि मैं अपनी माँ से डरा घर, हाँ एग्जैक्टली, फिर हो गया, क्योंकि आपकी जिम्मेदारी है आपकी बीवी। अगर आप वो सही तरीके से उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, और आपकी माँ ने जिसने सारी ज़िंदगी आपको पाला है, आप उसको सपोर्ट नहीं करते हैं, तो फिर तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आपको एक बड़ी फर्म पर्सनालिटी अपने आप को रखनी है कि नहीं, ये मेरी माँ है, इसको तुमने ऐसे डील करना है, ये मेरी बीवी है, अम्मी प्लीज़ आप माइंड ना करें, तो आपने इसको उस तरह से बात नहीं करनी, आप इस तरह से कर लें। अच्छी बात है कि दोनों तरफ से बात क्लियर हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। सेट हमने ऐसे लगाया था जैसे अभी हम डांडिया करेंगे, अभी लुड्डी डालेंगे, लेकिन ये डांडिया और लुड्डी डालने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट शो है। और क्योंकि अगर इस शो को देखने के बाद, इस
इन बातों को अपनी ज़िंदगी पर अप्लाई करने के बाद थोड़ा भी सुकून मिला है, बस दुआ के लिए हमारे लिए हाथ उठा लीजिएगा, हमारी फ़ीस यही होगी। अच्छा भाई, अब बहुत सारे, एक ऐसा सवाल, बहुत सारी बच्चियाँ हाउसवाइफ होती हैं, वो नहीं अर्न करती या उन्होंने कभी भी ऐसा हुआ है कि कभी जॉब ही नहीं की। देखिए हमारे यहाँ आई थिंक सो अभी भी 75% घरों में मर्द ही कमा रहे होते हैं। अब भी आहिस्ता आहिस्ता अवेयरनेस आई है, तो लड़कियां भी अब प्रोफेशनली काम कर रही हैं। लेकिन जो बच्चियां अपने अब्बा से पॉकेट मनी लेती थी पहले, अब जाहिर है शादी के बाद तो अपने हस्बैंड से पॉकेट मनी मांगेंगी। अब वो शर्मा शर्मी में मांगी भी नहीं जाती और आपकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, तो आप कब तक, बहुत सारी बच्चियां शादी के कितने अर्से तक अब्बा से ही मांग रही होती हैं। उनको इतनी मतलब वो होती है कि मैं कैसे मांगूँ, क्या करूँ, इनिशिएटिव कैसे लेना। इसमें ना बेटे को समझदार होना बहुत ज़रूरी है कि वो फर्स्ट मंथ थी ना जिसके हाथ में पॉकेट मनी रखते। बेटे को भी कोई समझाने वाला होना चाहिए। माएँ समझाए ना बेटे को कि बेटा फर्स्ट मंथ से आप इनको पॉकेट मनी देंगे। ये माओं का काम है। बिल्कुल, ये बेटों को नहीं समझ आएगी ये नहीं होती बिल्कुल लड़कों को इन चीज़ों की समझ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो उसको ये पता होना चाहिए कि इसकी जो नेसेसिटीज़, जो उसकी बेसिक नीड्स हैं, वो किस तरह पूरी करेगी। और लड़कियों को मेरे ख्याल में ये बताना चाहिए कि बेटा जब तुम्हारी शादी हो गई तो अब तुम अपने अब्बा से नहीं लोगी। क्योंकि देखो अब्बू का तो दिल चाहेगा कि मैं दे दूँ, लेकिन हो सकता है वो रिटायर्ड हूँ, हो सकता है कि उनके पास उस वक्त इतना ना हो पहले तो, और उन्होंने सब कुछ आप स्पेंड कर दिया जो हमारे पाकिस्तान जो हमारी शादी की, शादी एग्जैक्टली धूम धड़के की है एग्जैक्टली। और यहाँ पे इतने वो जहेज ये वो बनते हैं, इवन अगर वो ना भी हो लेकिन उन्होंने इतना सब कुछ कर दिया भाई, तो शादी पे इतना एक्सपेंडिचर हो जाता है। एग्जैक्टली, तो आप उनसे मत मांगे। हाँ, आप अपने हस्बैंड को थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा से कहें कि मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये मेरी बेसिक नीड्स ये हैं। और अगर वो बहुत अच्छा होगा, जैसे उन्होंने कहा, वो कहते हैं ना वो अगर किसी क्वीन ने उसको रेस किया हुआ है तो वो आपको आपके कहे बगैर आपकी बेसिक नीड्स के अलावा भी दे देगा। लेकिन लड़कियों को यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि वो कितना कमा रहा है, उसको कितना खर्च करना चाहिए या कितनी चीज़ें उसको अपने ऊपर कितना स्पेंड करना चाहिए, और थोड़ा सा बचा के भी रख ले तो अच्छा है। अच्छा देखिए, जाहिर है बच्चियाँ थोड़ी सी कभी कभार जाहिर है नाइव होती हैं, मासूम होती हैं, चीज़ें नहीं संभाल रही होती हैं, सारी ज़िंदगी अम्मा ने उनकी चीज़ें संभाली होती हैं। अब शादी पे ससुराल की तरफ से भी, माँ की तरफ से भी गोल्ड का जेवर मिलता है, चूड़ियाँ आई है, भरा हुआ घर है, शादी में मेहमान आए हुए, एक खौफ होता है लड़की को, और वो कभी कभार ऐसा करती है कि अपना गोल्ड का जेवर अपनी मदर इन लॉ के हवाले कर देती कि वो जिम्मेदार औरत हैं, वो हर चीज़ संभाल रही हैं, तो वो भी संभालेंगी। अब क्या होता है, शर्म आती है वापस मांगने में। बिल्कुल मांगना ही नहीं चाहिए, सास को खुद ही दे देना चाहिए। मैं तो ये समझती हूँ। मैं क्योंकि बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक इंसान हूँ, अब हर कोई मेरी जैसा नहीं हो सकता, तो मैं यही कहूँगी कि उसको ना मियाँ से मांगने की ज़रूरत है पॉकेट मनी, उसको खुद ख्याल होना चाहिए, क्योंकि वो नई आई है ना, वो कैसे ये सब चीज़ करेगी। और 2-3 दिन के बाद जब उसका लॉकर अरेंज हो जाए तो आप कहें बेटा लॉकर अरेंज हो गया, आप अपना जेवर ले जाके वहाँ रख दें। क्योंकि कुछ सासें तो अपने ही लॉकर में रख लेती हैं कि क्या एक नया लॉकर वो है। अब ज़माने में ख्याल से चले गए नहीं। अब ऐसी सासें नहीं है। नहीं ना होंगी, एक सर्टेन क्लास में आपको लगता है चले गए होंगे, लेकिन जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वहाँ अभी भी बहुत ज़्यादा रिश्तों से ज़्यादा जेवरों को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो ऐसे घर हैं फिर वहाँ वो एक ही लॉकर में सारा जेवर जाता है। लेकिन अगर आपका दिल चाह रहा है कि आपको वो जेवर आपको चाहिए है, अरे आपकी नई नई शादी, आपने पहनना है, आपने पहनना है, तो आप बड़े आराम से, जैसे मैंने कहा, बहुत अब फिल्टर योर स्पीच के बड़े प्यार से कहें, अम्मी मेरा बहुत दिल चाह रहा था वो जो आपने सेट बनाए हैं। नाइस। सीरियसली आपने जो सेट बनाए हैं वो इतने खूबसूरत है, मेरा दिल चाह रहा है मैं पहन के अपने सबको दिखाऊं कि मेरी सास की चॉइस कितनी अच्छी है। आप उसको बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक तरीके से उनको इतने प्यार से कहें कि वो कहें ये लो पहनो, जाओ ले लो। गुड वन, गुड वन भाई। लेकिन जब तक आप अपनी स्पीच जो है वो फिल्टर नहीं करेंगे, जब तक आप हमेशा पॉजिटिव तरीके से जिंदगी में कहीं कहीं डिप्लोमेटिक होना जरूरी है। इतने भी ब्लंट अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल, देखें आजकल ना ये बहुत गलत ट्रेंड आ गया है, टू बी ऑनेस्ट। आप
टू बी ऑनेस्ट करके आप दूसरे के पखिए उधेड़ देते हैं। आप सीरियसली आप कहते हैं मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ। मैं तो ब्लंट हूँ, मैं तो मुंह पे बोल देती हूँ, Exactly. मुंह पे बोल के दूसरों के दिल के आपने टुकड़े टुकड़े कर दिए। एग्जैक्टली और वो जुड़े नहीं जा सकते, जोड़े बिल्कुल नहीं जा सकते। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपनी ज़बान में इतनी शरीनी रखें कि ऊपर भी आप जो है सुरखरू रहें और नीचे भी सुरखरू। थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ेगा। देखिए मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट ड्रामा। आप अगर अपने आप को देखें, हम प्रोफेशनल हैं, हमें चेंज करना होता है अपने आप को। तो बहुएं जब एक घर से दूसरे घर में आती हैं उनको भी चेंज होना होता है। तो आप इतने प्यार से चेंज हो और इतनी प्यारी हो कि हर बंदा आपकी तारीफ। अच्छा, अब देखें जैसे घर में तबीयत खराब होती है तो ओहो, जब अम्मा अब्बा घर में होते तो हमारे नखरे उठाने वाली एक फौज होती है। लेकिन जब आपकी ससुराल में शुरू में तबीयत ख़राब होती है और आपके ऊपर घर की जिम्मेदारियां भी हैं, सो उससे मतलब लाइक वो कैसे पहुंचाया जाए? आपकी हिम्मत नहीं है, टांगों में खड़े नहीं हुआ जा रहा। वहाँ शर्मा शर्मी में बच्चियाँ बीमार होती हैं तब भी वो खड़ी हो जाती। वो अब एक हस्बैंड को कॉल करें और कहें कि अपनी अम्मा को बता दो मेरी तबीयत बहुत ख़राब है, मैं किचन में नहीं जा सकती। अम्मा और बेटा निपटे आपस में, बाहर से मंगा ले या खुद पका ले। बिल्कुल सही है, लेकिन हस्बैंड को तो कहें, उनको तो बताना ज़रूरी है ताकि वो कन्वे मैसेज कर दें। लेकिन अगर आपने करना ही है, दिल आपने अपनी सास का भी जीतना है, आप जाएं उसी, ये नहीं कि आप अपने आप को खींच रहे हो और आप खड़े में नहीं। आपकी तबीयत ख़राब है, यूर लाइक फॉलिंग डाउन, इट्स ओके। अब वहाँ जाके खड़े हो जाएं कि मेरी तबीयत ख़राब है अम्मी, अगर बहुत ज़रूरी है आज मैं चेयर पे बैठ के कर दूँ आपको काम। अरे ज़रूरी है, देखें निदा, कुछ फैमिलीज में इसको बहुत बड़ा ड्रामा समझा जाएगा। Exactly, जब तक बेटा नहीं कहेगा ना माँ को, माँ नहीं समझेगी। हाँ सही है, लेकिन आपको कन्वे तो मैसेज करना है ना। आई कैन नॉट डू इट, मैं चेयर पे बैठ के आपको कर दूंगी। जब मैं सही होंगी तो मैं आपको सही। दूसरी बात है ये, अगर ये प्रैक्टिस अगर ज़्यादा होती है ना कि मैं बीमार हूँ तो वो शेर आया वाली चीज़ हो जाती है। आपकी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। अब जैसे मैं बीमार होती हूँ तो भी मैं मॉर्निंग शो करने आ जाती हूँ, तो अगर मैं मॉर्निंग शो करने आ सकती हूँ, मेरा तो मियाँ मुझे ये कहेगा तो फिर तुम खाना नहीं पका सकती। सो वो वाली चीज़ है कि आपको काम करना पड़ता है रिश्तों के लिए, इनको इतना हल्का नहीं लेना चाहिए। तो अच्छी ज़िंदगी तभी गुजरेगी जब आप इन पे भी काम करें। थैंक यू सो मच इतनी पट्टियाँ पढ़ाने। अब आज के शो में बहुत नॉलेज पहुंच रही है सबको। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये वाली चीज़ कोई फुप्पी दादी जो करीबी आपका खूनी रिश्ता है वो बताए, बजाय इसके कि कोई ऐसा आपको बताए जो आपका रिश्तेदार नहीं है। तो कभी कभार किसी और की बताई हुई बातें बड़ी काम आ जाती। सो ये मुफ्त का ज्ञान आपके लिए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपका नसीब अच्छा करे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान एंड खुदा हाफिज़।